अस्सलाम वालेकुम। आपकी चाय कॉफी आ गई, मैं समझा आप उसके इंतजार में इसलिए बोल नहीं रहे। प्लीज आप आ जाइए। तो शाम दिन का जो आगाज है वो वाकई चाय कॉफी से होना चाहिए। गुड मॉर्निंग। जब मौसम इतना ठंडा हो तो बिल्कुल होनी चाहिए जी। वेरी गुड मॉर्निंग। उफ अल्लाह, इतनी ठंडी कि जिसकी हद नहीं। और यकीन जाने जब सुबह अलार्म बजा, मैं आते साथ ही मैंने शुएब को ये बोला है कि शुएब जब अलार्म बजा 7 बजे और मैं 7:35 तक यही सोचती रही मैं बाहर कैसे निकलूंगी, मैं जाऊंगी कैसे, बाहर बारिश हो रही। मैंने वेदर फोरकास्ट देखा और फिर मेरे जहन में एक सवाल आया, यार बच्चों को विंटर हॉलीडेज होती है, हमें नहीं हो सकती? हम भी तो बच्चे हैं, हम भी तो बच्चे थे माँ बाप के बच्चे। मैं तो घर में सबसे छोटा बच्चा, अब तो नहीं रहा था, अब तो बच्चे बच्चे हैं। अच्छा जी जनाब, बट एनीवेज बहुत ठंड हो गई, बहुत ठंड हो गया। जो ठंड जो हुई है इसकी वजह क्या है? ये जो मगरबी हवाओं का एक मजबूत सिस्टम है, ये मुल्क के मगरबी और बलाई इलाकों में दाखिल हो चुका है। उसका इम्पैक्ट अब हमें नजर आ रहा है। जो बेशतर इलाके हैं वो उसकी लपेट में रहेंगे। अब ये सिलसिला जुम्मा या इतवार तक बरकरार रहेगा। बलूचिस्तान, सिंध, केपी, इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, यहाँ पर अक्सर मकामात ऐसे जहाँ तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। यानी ठंड पै गई है और अन्य वाइड ठंड पै गई है। और इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि जो बलूचिस्तान है वहां पर भी कई ऐसे मकामात है जहाँ पर तेज बारिश हो रही है। बारिश स्टार्ट हो गई। जो ट्यूसडे की बात थी ना कि ट्यूसडे को शाम को बारिश स्टार्ट होगी, तो पहले स्टार्ट हो गई। एग्जैक्टली। और जो कहा यह जा रहा है कि ये मुसलसल सारा दिन बारिश होती रहेगी, मतलब 4-4, 5-5 घंटे का जो ये तवील दौरानिया रहेगा बारिशों का, चाहे वो इस्लामाबाद में हो रही हो या फिर हमारे दीगर पहाड़ी इलाकों में। लेट्स सी के इस वक्त पंजाब में भी बता दिया गया है, गिलगित बल्तिस्तान में भी बता दिया गया है, केपीके में भी कहा जा रहा है कि बारिश हो रही है। तो जहां जहां पर बारिश हो रही है वहां पर तो बारिश को लोग एंजॉय कर ही रहे हैं। मेरा सुबह सुबह वैसे आलू का पराठा खाने का बहुत दिल था। शेफ आपका था? मेरा दिल तो बहुत था, लेकिन मैंने वो खाया जो मेरी माँ ने बना के मुझे भेजा था। मैंने पंजीरी खाई है और वो वो भी बहुत गर्म होती है, अच्छी होती है। और वालिदा जो है ना वो बना के सब भाइयों को दे देती है। ये हमारे नुमाइंदे शफकत साहब इस वक्त मरी में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शुएब, शफकत साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। बताइएगा सर जी, कैसा है मरी का मौसम? बर्फबारी हो रही है तो कितनी हो रही है? गुड मॉर्निंग जरियाब, बर्फबारी अभी शुरू हो गई है। शफकत साहब आप सुन सकते हैं हमें? ये बारिश और बर्फबारी। जी 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 प्लीज बताइए। जी जी आवाज आ रही है। जी गुड मॉर्निंग। बर्फबारी अभी शुरू हो गई है। रात गए बारिश का सिलसिला जारी था और मौसम भी शदीद है। और अभी बर्फबारी का सिलसिला बूरबन के इलाके में, मरी, न्यू मरी, पेट्रियाटा, गिलियात में शुरू हो चुका है। तेज बर्फबारी का स्याह भी यहाँ काफी तादाद में मौजूद है। खासा रश है और लोग बाहर निकल आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बर्फबारी लाइव देख रहे हैं। ये थोड़ी सी बात मुख्तलिफ भी है। ये जो आपने कहा ना रश है, चलें वीकेंड पर रश समझ आता है, छुट्टी हो रश समझ आता है, गो के बच्चों की छुट्टियां, लेकिन बच्चों के अम्मा अब्बा की छुट्टी नहीं है। तो रश कैसे है? क्या वाकई ये ऑफिस से छुट्टियां लेके लोग निकल आए हैं? एक तो शायद ऐसे है कि आपको पता है कि पंजाब में कुछ सुना है कि जेलों को तकसीम किया गया था तातीलात के दौरान। कुछ जेलों में पहले छुट्टियां दी गई हैं, कुछ अब शुरू हुई हैं ये मंडे से। तो अभी रश वो उस सिलसिले से जारी है। वैसे भी वीकेंड के अलावा जब बर्फबारी की खबर चलती है तो लोग मरी का रुख कर लेते हैं। अभी दूसरे स्पेल की खबर चली है जिसकी वजह से गुज़िश्ता 2 दिनों से मरी में खासा रश है। रात भी ट्रैफिक तकरीबन तमाम शाहराहों पर ब्लॉक थी, जिसकी वजह से सियाहों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। अच्छा शफकत, ये बताइएगा इस वक्त टेम्परेचर क्या है मरी में और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये बर्फबारी जो है वो मुसलसल 1-2 दिन तक जारी रहेगी? जहां तक मौसमियात की पेशनगोई है वो तो यही है कि ये स्पेल जो है 3 दिन तक जारी रहेगा। लेकिन अभी तो बर्फबारी हो रही है और इसमें मौसम भी शदीद है। टेम्परेचर तकरीबन -2 है और सर्दी भी खासी है। ठीक है, सर्दी शदीद है, -2 टेम्परेचर है। और आपने जिस तरह कहा कि एक तरफ जो सयाह वो एंजॉय करते हैं, लेकिन जो वहाँ के रिहायशी हैं, जो लोकल्स हैं, उनको डेफिनेटली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नहीं जरा आपने तो कहा कि मैं जरूर जाऊंगा, मैंने बर्फबारी में जरूर जाना है। मैं बार बार कह रहा हूँ मैंने जाना है, तो मैंने तो जाना ही जाना है। और मैंने जाते साथ ही वो बच्चे रोने नहीं लग जाते, मैंने वो हरकत करना शुरू कर देनी है। नहीं, आप कंबल लपेट के भेजेंगे, पैक करके भेजेंगे, रैप करके। अगर आप चाहते हैं कि मुसलसल में फिर 1 आधे हफ्ते की छुट्टी पर ना जाऊं तो इसलिए आप
ऐसा नहीं, अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको सेहत दे, आपको हिम्मत दे, इस्तकामत दे बर्फबारी बर्दाश्त करने की, क्योंकि लेकर तो आपको मैं फिर भी जाना है। अच्छा, जब बात हम मौसम की कर रहे हैं तो ज़ाहिर है कुछ मौसम के साथ चीज़ें अटैच होती है, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, मैंने जिक्र किया कि पंजीरी हमने सुबह सुबह खा ली, ज़रियाब का दिल था आलू के पराठे का। मुल्तान वाले दिन भर क्या खाते हैं? मुझे तो लगता है वो सिर्फ और सिर्फ खाते हैं सोन हलवा, कि एक तो इतना ज़बरदस्त होता है, उसमें ज़रा खासियत उसकी है कि रिच होता है, मिठास भी है उसकी, दीवाना कर लेती है सबको। तो सोन हलवा मुल्तान का ही क्यों मशहूर है, बनता कैसे है, मांग में कितना इजाफा हो गया इस मौसम में, एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की अलग अलग शनाख्तें हैं। मुल्तान की शनाख्त यहाँ का मुल्तानी सोहन हलवा है। मौसम सरमा का आगाज होते ही यहाँ मारूफ सौगात सोहन हलवा की मांग में इजाफा हो जाता है। वैसे तो जनूबी पंजाब का कोई शहर ऐसा नहीं जहाँ सोहन हलवा तैयार ना होता हो, मगर मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर, मेलसी, मखदूम आली और उच्च शरीफ में तैयार होने वाला सोहन हलवा बहुत पसंद किया जाता है। ड्राई फ्रूट के बगैर सोहन हलवा का लुत्फ अधूरा रह जाता है। देसी और बनास्पति घी से बना हुआ सोहन हलवा अखरोट, काजू, बादाम और पिस्ते से जायकादार बन जाता है। इसको खाने से मौसम सरमा में जिस्म को हरारत मिलती है। ड्राई फ्रूट खासा महंगा होने की वजह से फी किलो निर्ख में हर साल इजाफा हो जाता है। मुल्तान के जिस कूचे, गली, मार्केट में दूध या मिठाई की दुकानें मौजूद हों, वहाँ मिठाई के दीगर आइटम्स के साथ सोहन हलवा की सौगात जरूर नजर आती है। हलवे की तैयारी का मंजर भी बड़ा दिलचस्प होता है। चूल्हों पर रखे बड़े बड़े कड़ाहों में मनों के हिसाब से दूध उबर रहा होता है। कड़ाही पर मामूर माहिर कारीगर दूध में खुरपा चलाता है। घी और चीनी शामिल करने के बाद ये मुशक्कत हलवे की तैयारी तक जारी रहती है। माजी में सोहन हलवे पर चांदी के वर्क लगाए जाते थे। लोग अब खुश्क मेवाजात वाला हलवा ज्यादा पसंद करते हैं। कारीगरों के मुताबिक सोहन हलवा 3 माह तक खराब नहीं होता। मुद्दत गुजरने के बाद इसका रंग फीका पड़ जाता है, लेकिन जायका जूं का तूं बरकरार रहता है। मुल्तान शहर में हुसैनागाही के अलावा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सयाहों की आमद के मराकज पर सोहन हलवे की दुकानें मौजूद हैं। सोहन हलवा अमीर, गरीब, बच्चे, बूढ़े, जवानों और खवातीन की यकसा पसंद है। सोहन हलवा कहने को तो एक मिठाई है, मगर ये शीरी माकूल यहाँ की सकाफत और तहजीब की अलामत और दोस्तों में जज्बा अखुवत और मोहब्बत का अंसर भी खुद में समोए हुए है। तो सोन हलवा जो है वो सिर्फ मुल्तानी सौगात ही नहीं है, हम इसे कह सकते हैं कि एक तारीखी मिठास भरी सौगात है जो कि मुद्दतों से चलती आ रही है। तो जब हम तारीख का हवाला देते हैं तो उस तारीख में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान में मिठास छोड़कर चले गए। तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमा मोहम्मद अली जौहर को बिछड़े 91 बरस बीत गए हैं। हम अब उनका जिक्र करेंगे। उनके बारे में कहा जाता है कि आप हिंदुस्तान के अजीम आज़ादी पसंद मुजाहिद आज़म मौलाना मोहम्मद अली जौहर शायर, सियासतदान और आलिम दीन थे। ये भी कहा गया कि उन्होंने अपनी सलाहियतों से इन शोबों में खुद को मनवाया और दिखाया कि किस तरह से एक पाकिस्तानी जो है वो अपने कलम के जरिए रोशनी बिखेर सकता है और लोगों को रहनुमाई फ्राहम कर सकता है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब 1878 भारतीय शहर रामपुर, इन्होंने आंख खोली यहाँ पर और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उनकी जो इनिशियल लर्निंग है, इब्तदाई तालीम है, वो हासिल की गई और लेटर ऑन लिंकन कॉलेज यूनिवर्सिटी से जदीद तारीख़ की तालीम हासिल की। एक अदीब और मुकर्रर की हैसियत से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। जिस भी शोबे में कदम रखा यूँ लगा कि कामयाबी जैसे मुंतज़र हो, कामयाबी ने यूँ उनके कदम चूम लिए हों। ये है उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ जो कुछ डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करें। और उन्होंने बरतानवी और हिंदुस्तानी जो न्यूज़पेपर्स हैं अपना भी जब शुरू किया तो सहाफ़त की दुनिया में यूँ एंट्री उनकी हो गई और बाद अंग्रेजी हफ्ता जो है रोज़ा कॉमरेड एग्जैक्टली जो उनका वीकली मैगजीन था उसका नाम था कॉमरेड और एक अखबार उन्होंने फिर खुद से निकाला और देखते ही देखते ये जो मैगजीन था वो खूब मकबूलियत इख्तियार करता चला गया। फिर 1906 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इब्तदाई इजलास में शिरकत की। फिर वहीं पर उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले आइन की तदवीन में बहुत अहम किरदार अदा किया। मतलब यानी कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो पहला
आइन था उसकी तश्कील में, उसको मुरतब करने में उनका एक अहम किरदार रहा है। एग्जैक्टली और जब उनसे मुतालिक हम गुफ्तगू करते हैं तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब ने हुकूमत मुखालिफ जो सरगर्मी है उसकी वजह से कैदोबंद की सज़ाएँ भी बर्दाश्त की, मुसलसल जेलों में रहने की वजह से उनकी सेहत भी ख़राब हुई और ख़राबी सेहत के बावजूद कहना ये चाहिए कि 1930 में लंदन में मुनाकिदा गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी उसमें शिरकत की और 4 जनवरी 1931 को लंदन में ही दुनिया फ़ानी से वो कूच कर गए। जब हम उनकी शख्सियत पर रोशनी डालते हैं और उनके कलम करते हैं, कलम की ताकत का जिक्र करते हैं, तो कई शेर तो उन्होंने कहे लेकिन एक शेर आज भी हर ज़बान ज़द-ए-आम है। अगर उस शेर की हम बात करें जो कि हम रूटीन में भी यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं उससे मुताल्लिक़, कि उसकी अपनी एक तासीर है, क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो ये ऐसा शेर उन्होंने कहा जो हमने देखा कि बहुत याद रखा गया और हमेशा और तारीख़ के औराक में ज़िंदा रहेंगे मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब। चलें पढ़ते हैं जनाब आगे दीगर मौज़ूआत की तरफ। तो और भी बहुत सी खबरें जो आपसे शेयर करें, लेकिन चूँकि एक नया साल है, लेकिन एक ऐसा मामला जिसके लिए नया साल बिल्कुल नहीं है। हम बात करें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। यानी अगर हम फिस्कल ईयर की बात करें तो 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने बाकी हैं, भले एक और साल है लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए नया साल ये नहीं है। बट जो 6 महीने गुजर गए वो कैसे रहे, आइंदा आने वाले 6 महीने कैसे रहेंगे, इसकी बात करते हैं। जो 2021 का लास्ट वीक है वो कैसा रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान हम देख रहे हैं। बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 477.68 पॉइंट्स का इजाफा और जो नए साल का पहला दिन था यानी कल का दिन, कारोबार में हमने देखा कि तेज़ी का रुझान नजर आया। एग्जैक्टली और इस पर यह भी कहा जा रहा है कि आखिरी हफ्ते के दौरान जो तजारती सरगर्मियां हैं उसमें कदरे बेहतरी जो है वो नजर आ रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन है मुल्क में इस वक्त फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। तो इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि आने वाले दिन जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से काफ़ी अहमियत का हामिल होने वाला है। लेकिन साथ साथ ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज तो उसके लिए बेस्ट पोटेंशियल एरिया कौन सा होगा। एग्जैक्टली आज हम इस अहम मामले पर बात करेंगे और ज़ाहिर है ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि इन्वेस्ट आपने कब करना है, कहाँ करना है। जब पाकिस्तान की होती है तो पाकिस्तान वो मुल्क 2,20,000 इन्वेस्टर हैं और अगर हम इसको कंपेयर करें इंडिया से, बांग्लादेश से, तो वहाँ फिगर्स बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये बात कि यहाँ पर कम क्यों और दूसरी बात कि किन सेक्टर्स में बेहतरी की गुंजाइश नज़र आती है। कल हमने देखा 290 पॉइंट्स का इजाफा हुआ स्टॉक मार्केट में, विच इज़ वेरी गुड। इस पर हमें ज्वाइन किया डॉक्टर अहमद फराज साहब ने, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले प्लीज़ ज़रा आसानी से समझा दीजिए हमारे लिए, तो मैंने एक फिगर भी शेयर की, 2,20,000 इन्वेस्टर पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान में किस तरह का इन्वेस्टर होता है, कितनी टाइप्स होती है इन्वेस्टर की, कौन कौन होता है जो इन्वेस्टर होता है पाकिस्तान में? बहुत शुक्रिया सबसे पहले शुएब, आप लोगों ने सुबह सुबह इनवाइट किया, बहुत प्लेजेंट, जैसे आपने सुबह क्यों बुलाया नहीं बहुत अच्छा मौसम और खूबसूरत लोगों से मुलाकात हो गई सुबह सुबह। क्या बात है। अच्छा तो इसमें पाकिस्तान के अंदर बेसिकली 2 तरह का मेजर अगर हम कैटेगराइज करें तो एक हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर हैं और एक हमारे पास लोकल इन्वेस्टर हैं। फिर फॉरेन में डेफिनेटली इंडिविजुअल्स हैं, कंपनीज हैं, सेम केस विद पाकिस्तान, यहाँ पर इंडिविजुअल्स भी हैं, कंपनीज भी हैं, बैंक्स हैं। तो 2 हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं, एक हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और एक हमारे पास लोकल इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है। अब मेरा ख्याल ये भी जानना बड़ा जरूरी है जरा कि हुआ क्या एग्जैक्टली लास्ट 6 मंथ्स में, क्योंकि अभी ये फिजिकल ईयर हम लोगों ने कंप्लीट किया है और मुशीर तजारत की तरफ से भी बड़ा एक अच्छा बताया गया, जो स्टैट्स उनके साथ शेयर किए गए, स्पेशली उन्होंने एक्सपोर्ट्स का भी बड़ा जिक्र किया। तो अगर उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी पाकिस्तान का एक अच्छा तनासुब रहा है, तो ये जो हमारे 6 महीने गुजरे हैं फराज साहब, इसमें इन्वेस्टर्स ने किस सेक्टरों में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया और पैसा निकाला, वो जो उन्होंने अपनी सरमायाकारी सेविंग करके रखी हुई थी? जी बिल्कुल, पिछले 6 महीने स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो कोविड के बाद हमने देखा कि कोविड में मार्केट जो है सारी दुनिया की ही और बशमूल पाकिस्तान की मार्केट्स भी नीचे गई। लेकिन इसके दौरान कुछ जो मेजर इवेंट्स हुए, वो मेजर इवेंट्स ये थे कि हमारे पास जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट है जो 2017 में जो है वो इमर्जिंग मार्केट में चली गई थी, वो इस साल जो है वो डाउनग्रेड होके जो है वो फ्रंटियर मार्केट में गई, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर था उसने तकरीबन 500 मिलियन के करीब जो है वो पैसा पाकिस्तानी मार्केट से निकाला, ओवरऑल $1 अरब के करीब है। उसके पीछे काफ़ी सारी वजूहात हैं। एक तो कोविड की वजह से बैलेंस ऑफ
जब हमारा पेमेंट वगैरह डिस्टर्ब हुआ तो हमारे पास जो है वो डेप्रिसिएशन ऑफ द डॉलर की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ से क्विट किया। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स, जिस तरह से आप देखते हैं आईटी सेक्टर है हमारा, उसने बहुत ग्रो किया। सीमेंट सेक्टर ने हमारे पास पिछले दिनों में बहुत ग्रो किया। हमारी रिफाइनरीज ने बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया। तो पिछला साल जो है वो इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारी मार्केट जो है वही 50,000 के करीब, 50,000 को टच तो नहीं किया लेकिन 50,000 के करीब चली गई हमारी मार्केट। तो ये पिछले 6 माह का तो आपने जिक्र कर दिया, ये बताइए साल का पहला दिन कैसा रहा? जी देखिए, साल का पहला दिन बहुत अच्छा रहा। 290 पॉइंट्स की कल इजाफा हुआ। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी मार्केट प्री ओपन पे है। होपफुली हम ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आज भी जो है वो अच्छा मार्केट का जो है वो बिहेवियर रहेगा। जब हम इसको पिछले, जैसे आपने बात की कि पिछले हम वीक की बात करते हैं, तो हमने बहुत देखा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर था वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो मार्केट में आया और हमें पिछले वीक में तकरीबन 500 पॉइंट का जो है वो। तो ये जो फराज साहब बात करें फॉरेन इन्वेस्टर वापस आए, जो वापसी का सफर है ये हम आइंदा आने वाले 6 महीनों में भी देखेंगे। अगर हम देखें कि कल भी ज़ाहिर है अच्छा रहा, 290 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, तो किन सेक्टर्स में सरमायाकार इंटरेस्ट ले सकते हैं या ले रहे हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसीज कह लें, माहौल कह लें, क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसका और किन सेक्टर्स में बेहतरी की गुंजाइश नजर आ रही है? जी जी बिल्कुल शुएब साहब, बहुत अच्छा सवाल है। इसको मैं पिछले सवाल से ही लिंक करता हूँ कि जिस तरह हमने देखा कि जैसे फ्रंटियर मार्केट से आई तो फॉरेन इन्वेस्टर तो भागा, लेकिन लोकल इन्वेस्टर ने कॉन्फिडेंस दिखाया और मार्केट को स्टेबल रखा उन्होंने। और ये पिछले वीक में जो ख़रीदारी की है फॉरेन इन्वेस्टर ने, ये कॉन्फिडेंस शो करता है कि पाकिस्तानी मार्केट अगले आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे पास अभी बातें हो रही हैं और पॉलिसीज़ कुछ रेडी हैं। जैसे हमारी जो ऑटो पॉलिसी है वो एक्सपायर हो रही है 2021 में और नई पॉलिसी आने जा रही है 2021 के अंदर। तो इसके अंदर 800 सीसी और 850 सीसी गाड़ीज़ के हवाले से बहुत पॉजिटिव न्यूज़ हैं। तो ऑटो सेक्टर आने वाले दौर में बड़ा अच्छा ग्रो करता हुआ हमें नज़र आएगा। उसके बाद हम देखते हैं हुकूमत ने जो है वो रिफाइनरी पॉलिसी भी आने वाली है और हम देखेंगे कि रिफाइनरी पॉलिसी के ऊपर ये जो मिनी बजट के अंदर टैक्स भी इन्होंने वो जो है वो ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से हमें रिफाइनरी सेक्टर्स के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न्स नज़र आएंगे। और इंटरनेशनली भी हम जब देखेंगे तो ये कोल प्राइसेस की वजह से पिछले दिनों में हुआ, सीमेंट महंगा हो गया जी। तो ये सीमेंट का जो महंगा होना था ये कोल पे डिपेंड करता है और इंटरनेशनल मार्केट में कोल की प्राइसेस बहुत हाई थी और उसके रिवर्सल की भी बात की जा रही है और सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा इस साल के अंदर। लगा दो तो सारा यहाँ पैसा पर सीमेंट पे। एग्जैक्टली 3 चीजें आपने बड़ी अच्छी हाईलाइट की हैं। थैंक यू सो मच फराज साहब फॉर जॉइनिंग अस। वो 3 चीजें जरा मैं यहाँ पे दोबारा से हाईलाइट कर दूं। एक तो कि इस बार फॉरेन इन्वेस्टर की जगह लोकल इन्वेस्टर ने स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, यानी कि पाकिस्तान के रहने वाले जो शहरी हैं उन्होंने पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में हद से ज्यादा इन्वेस्ट किया। दूसरी अच्छी खबर उन्होंने ये दी कि जो अब नई ऑटो पॉलिसी आने वाली है उसके तहत जो 800 सीसी गाड़ियां हैं और जो 660 सीसी गाड़ियां हैं उस पर भी आपको कुछ ना कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। और जो तीसरी खबर उन्होंने दी है वो उन्होंने ये बताई है कि जो सीमेंट की एरिया है, जो सीमेंट का सेक्टर है, वहां पर भी बहुत अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। तो मतलब ये कि जो इन्वेस्टर हजरात हैं उनके लिए 2-3 चीजें मैंने हाईलाइट करनी है। तो लेट्स सी आप लोगों ने कहां पर इन्वेस्ट करना, आपने कहां पर इन्वेस्ट करना है? वैसे मैंने अपने आप पर इन्वेस्ट करना है। ये सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। थैंक यू, जबरदस्त जी। ये बड़ा अब्रप्ट था सवाल, तो अब्रप्ट था जवाब। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे। कोशिश ये भी करेंगे किसी दिन डॉक्टर फराज को फिर से मधुकर पूछें मौसम का भी कोई इम्पैक्ट होता है, क्योंकि मैंने सुना है कि मौसम ठंडा हो तो इम्पैक्ट होता है, उसका मौसम सख्त हो तो उसका भी इम्पैक्ट होता है। क्या इम्पैक्ट है इस पर किसी और दिन गुफ्तगू। अच्छा, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब का जिक्र करते हैं, जिन्होंने कहा है कि साल 2021 सफारती लिहाज से एक अहम तरीन था और सफारती कारकर्दगी से मुतमईन है। अफगानिस्तान से मुतालिक उन्होंने कहा जो अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिश है वो जारी रखी जाएगी। और पाकिस्तान ने 42 ममालिक के 80,000 के करीब अफराद को अफगानिस्तान से जो इनखला है उसमें मदद फराहम किया और उस पर हमने देखा कि आलमी सतह पर पजीराई मिली है। बिल्कुल पजीराई मिली, क्योंकि पाकिस्तान ने इसमें बड़ा अपना भरपूर किरदार अदा किया। अफगानिस्तानियों की मदद के लिए हमने 5 अरब रुपए दिए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब मीडिया ब्रीफ दी तो उन्होंने इस ब्रीफिंग के दौरान ये भी बताया कि 2020 विजन के 2020 के विजन के मुताबिक हमने काम किया है माजी में और खारजा पॉलिसी को जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक पर कन्वर्ट किया है। मतलब ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है कि जो जियो पॉलिटिकल इशूज थे अब उन्हें जियो इकोनॉमिकल पर कन्वर्ट किया जा रहा है। फिर जो हमारी मुस्लिम उम्मा है और आलमी बिरादरी है उससे ताल्लुकात को बेहतर करने पर भी काम किया गया है, जिसकी आला
मिसाल आप जरा OIC ही देख लीजिए, फलस्तीन के मसले पर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो वाज़े कर दिया गया है। ज़बरदस्त। अब बढ़ते हैं आगे। एक और ख़बर है हमारे पास, वो है कौमी क्रिकेट टीम कप्तान और ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ साहब से मुताल्लिक। तवील करियर, इसके बाद किया है गुड बाय। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 18 साल करियर और इन्होंने 392 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 32 मैचेस कह सकते हैं हम कि उसमें उनकी कारकर्दगी आउटस्टैंडिंग रही। इंटरनेशनल कैरियर में उन्होंने 12,780 रन बनाए, जबकि 253 विकेटें उन्होंने हासिल की। प्रोफेसर के नाम से शोहरत पाने वाले मोहम्मद हफीज़ ने 55 टेस्ट मैचेस, 218 वनडे, 119 T20 मैचेस जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 3 अप्रैल 2003 जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया और उसी साल टेस्ट कैप हासिल की। 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 क्रिकेट में डेब्यू किया। अब उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। हम भी एक छोटा सा ऐलान करना चाहते हैं यहाँ पर, ब्रेक का ऐलान करते हैं। ब्रेक लेते हैं। स्टे ट्यून्ड विद सुबह पाकिस्तान। ज़बरदस्त। आप गलत है, घर में भी खेलती रहती हैं यार? नहीं, वो मैंने आपसे कहा था ना कि सुबह लेकर आना। जी, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना? हाँ। बच्चों को भी बहुत मजा आता है। हम वैसे ब्रेक से वापस आ चुके हैं जी। ओह, वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम बैक विद दिस टॉय। वेलकम बैक विद दिस टॉय। एक्चुअली हो ये रहा है, कोई एक टॉय होता है जो कि हमें लगता है कि पूरा साल हर जगह वही नजर आता है। कभी लट्टू का सीजन है तो बस लट्टू ही लट्टू नजर आते हैं। आपने चलाए? मैंने भी चलाए हैं। फिलहाल तो मैं ये करता हूँ। हर घर में इस वक्त यही हो रहा है जनाब, पॉपेट। जहां जाओ मार्केट में बच्चों को साथ ले जाओ, वो कहते हैं पॉपेट चाहिए। यानी अपने काके को भी चाहिए, भाई के काके को भी वही चाहिए, बहन के काके को भी वही चाहिए। अवेलेबल है मार्केट में? अच्छा, इसकी डिफरेंट प्राइस है, लाइक 700, 800, 1000, 1500, 5000 बड़े वाले भी है ना। अच्छा, ओके। मतलब ये तो आई थिंक 900 रुपए का। यस, तो ये डिपेंड करता है उस। अच्छा, इसमें ये कि धूप में इसके कलर भी रेनबो हो जाता है। मेरी बेटी को चाहिए था कि रेनबो वाला, उसने कहीं वीडियो में देख लिया था। मतलब ये बारिश के जाने के बाद जब धूप आएगी, मैं तब तो रेनबो हो जाएगा। धूप में भी खेल सकते आप ऐसे बैठ के आप यूं करते रहना। अब इससे होता क्या है, क्या कोई पॉजिटिव इंपैक्ट है या नेगेटिव इंपैक्ट है? आज हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि जाहिर है हर तरफ जब नजर आ रहे हैं तो कोई तो वजह है और उसको समझना बड़ा जरूरी है। हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री डॉक्टर आयशा मिनहाज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहला ख्याल क्या आपके जहन में आया जब आपसे कहा गया कि हमने पॉपेट पर बात करनी है? सबसे पहला और सबसे बुनियादी ख्याल एज अ चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट मेरे जहन में यही आया कि बच्चों की नशो नुमा के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ माँ बाप की तवज्जो, उनकी मोहब्बत और इंटरेक्शन अपने बच्चे के साथ बहुत ज़रूरी है। और किसी तरह भी अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो या कम हो जाए, जैसे कि खिलौने बच्चे के हाथ में आ जाएं, पहले मोबाइल या आजकल मोबाइल होता है, या अब ये नए टॉयज़ पॉपेट की शक्ल में पॉपेट टॉयज़ आ गए हैं, और अगर बच्चा एक्सेसिवली इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता जाए, जिसकी बहुत खदशा होता है, क्योंकि ये वाले टॉयज़ जो है ना, ये रिवॉर्ड सिस्टम पे वर्क करते हैं कि बच्चे ने कोई एक्शन किया और उसको फ़ौरन मज़ा मिल गया, जी, फ़ौरन रिवॉर्ड मिल गया, डोपामीन प्रोड्यूस हुई, दोबारा दिल किया करें। और यही वो है जो एडिक्शन का प्रिंसिपल भी है। ड्रग्स में भी इसी तरह लोग खुपते चले जाते हैं क्योंकि उनको रिवॉर्ड मिलता है, मज़ा आता है, फिर वो और करते हैं। सो कोई भी चीज़ हाथ में अगर आप बच्चे के देंगे और जिसमें कि ये सिस्टम ऑपरेट करे, तो वो बहुत ध्यान से देना है कि महदूद हद तक तो उसका कोई फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, जैसा कि ये वाले टॉयज़ इस्तेमाल हो रहे हैं उन बच्चों में जिनमें बहुत एंग्जाइटी है, और एंग्जाइटी बाय द वे वन ऑफ द कॉमनेस्ट कंडीशंस है जो कि हमें बच्चों में नज़र आती है साइकियाट्रिक कंडीशंस में से। तो एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट है ये? एंग्जाइटी के लिए थोड़ा सा उनको दबा के रिलीफ मिलता है। थोड़ा सा ये भी बताइए, हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं टैब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, अम्मा अब्बा से उनकी ज़्यादातर खफा होने का एक होता ही यही है कि ना आपने मुझे फ़ोन नहीं दिया, चार्जिंग पे लगा हुआ फ़ोन भी उठा कर ले आएंगे। तो एक ऑल्टरनेट हम उन्हें दे सकते हैं फ़िलहाल, क्योंकि मोबाइल में भी कुछ ऐसी रेज हैं जो आपको इफेक्ट कर सकती हैं। इतने साउंड, मतलब वो ये सोचते हुए जब वो पोइम सुन रहे हैं, नहीं सोचते कि हमने वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई किया हुआ है, बट वो सुन रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, जबकि घर के बाकी लोग जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो एक ऑल्टरनेट हम उन्हें टॉय दे सकते हैं।
हाँ, जैसे मैंने अर्ज़ की ना कि टॉय आप दे सकते हैं बट लिमिट्स के साथ देना है, Limits के इसके साथ। फ़वाइद और नुकसानात डिस्कस नॉट करने इवन दिस, लाइक एवरी टॉय। एवरी टॉय वैसे विच इज़ अ नुकसान काइंड। क्या हो सकता है किसी भी टॉय का, स्पेसिफिकली पॉपेट का? हाँ, इसका नुकसान यही है जो मैंने अभी बताया कि Addiction? ये हाँ बहुत ज़्यादा उसमें धंस जाएंगे। और फिर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, बिकॉज ये एक कंफर्ट टॉय है, ये बच्चे को कुछ सिखा नहीं रहा, उसके दिमाग की डेवलपमेंट एज सच नहीं हो रही, एक्सेप्ट उसको कंफर्ट मिल रही है। हाँ, कुछ बच्चों में जिनको ADHD हो और तवज्जो की कमी हो, उसमें देखा गया है कि एक इस तरह का टॉय पकड़ा के जिस पे मूवमेंट यूज़ करें तो वाइल दे आर मूविंग देयर फिंगर्स वो तवज्जो अपने काम पे focus कर थोड़ी पा सी रहे हैं। बेहतर हो सकती है। जैसे आपने नोट किया होगा, हम लोग भी कभी सोच रहे होते हैं किसी चीज़ को तो पेंसिल हिला रहे होते हैं या हाँ कोई जी, पाँव हाँ जी, हिला हाँ रहा जी। होता है। सो सम काइंड ऑफ मूवमेंट इन द बॉडी मे हेल्प योर ब्रेन टू फोकस बेटर ऑन योर वर्क। अच्छा, जब आपने बच्चों की बात की है तो उसमें ये भी शिव एक मिनट जी, दीजिएगा please। मैम, जब हम इसको इस तरह से प्रेस करते हैं, हमारी फिंगर के जो पोर्स हैं वो इसके साथ लग रहे हैं और फिर दूसरा वाला इसको वो कर रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कभी सैलून जाए, स्पा जाए तो ये चीज़ें जो होती हैं आपको मसाजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत रिलैक्स दे रही होती हैं। तो ये आपकी बॉडी को कितना जो है वो मतलब यानी कि रिलैक्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी फील कर सकते हैं। और वो बच्चे जिन पे आपने कहा कि जिनको थोड़े से जिस्मानी मसाइल होते हैं या वो ठीक तरीके से हाँ जहनी मसाइल होते हैं, तो उस तरीके से उनके लिए ख़ास तौर पे वो बच्चे जिनको ऑटिज़म हो अच्छा। या मेंटल रिटार्डेशन, उनमें कुछ सेंसरी इश्यूज आ जाते जी, हैं, जी। यानी उनको टच बहुत फ़ायदा और सुकून देता है। Okay। तो स्पेशली इन दोज चिल्ड्रन ये इस्तेमाल होता है कि वो थोड़े सुकून में रह सकें, बिकॉज इट विल स्टिमुलेट देयर सेंसरी बिल्कुल ठीक सिस्टम है। और ब्रेन पे अच्छा असर कर सकते हैं। बट यू नो इट्स अ काइंड ऑफ मैं कहूँगी वेपन है जो कि अच्छा भी है, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत हैं। एक तो ये Okay। कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इस्तेमाल हो, दूसरा बाहर के स्कूलों में देखा गया है कि बच्चे स्कूल ला रहे हैं ये वाले बाहर toys। के बच्चे नहीं, श्वेत इधर कितनी भी। बेटी लेकर जाती है। यानी इज इट अलाउड इन स्कूल, यू मीन? अच्छा, वो अपने बैग में ले जाते हैं, वो यूज नहीं करती। आई वाज अबाउट टू आस्क दिस कि ये क्या बिहेवियर है। वो कहते हैं मैं स्कूल में यूज भी नहीं करती और वाकई उसने यूज नहीं किया, बैग में रखती है। शी जस्ट वांट टू कीप दिस बाय विद हरसेल्फ। ये जो है ना कि टॉय मेरे पास रहे, ये फीलिंग क्या है? ये एक कंफर्ट टॉय बन गया है ना, उसको कंफर्ट मिलती है। ओके। तो देखिए, बच्चों में ख़ास तौर पे छोटे बच्चों में सबसे अच्छा तरीका सीखने का इज़ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, विच मीन्स इंटरैक्टिंग विद अनदर ह्यूमन बीइंग। Okay। जब माँ बैठ के बच्चे के साथ खेलेगी, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है दुनिया में। बिल्कुल सही बात। सो अगर ये टॉयज उस चीज में कमी पैदा कर दें तो तो ये मैं कहूंगी कि डिस्ट्रक्टिव it's है। a no, no। हाँ, अगर माँ बाप और बच्चे मिलकर खेल रहे हैं, साथ गुफ्तगू हो रही है, फिर तो ठीक है। फिर ठीक है, वाह। फिर इट्स अ फन टाइम। It's a आपने fun अपने लिए thing। कोई ना कोई मैं भी आज लेकर जाता हूँ ढूंढ लिया है। ठीक है, डॉक्टर उसके साहब, साथ thank बैठ you। कर खेलें। यस, थैंक यू सो मच। आपने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि लोग वाकई जानना चाह रहे थे कि क्या इसका फ़ायदा है कि नुकसान है। तो उन्होंने बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत ज़रूरी है। टॉयज़ की इंपॉर्टेंस ज़रूर है, लेकिन कोई टॉय उसकी आदत नहीं हो जानी। ये एक थोड़ी सी चीज़ नेगेटिव होती है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए। भारत में दिसंबर 2019 से नाफिजुल अमल मुतनाज़ शहरियत का कानून हिंदुत्व के मजहबी तासुब पर कायम मोदी सरकार के इंतहा पसंद इकदामात की बदतरीन मिसाल है। इस मुतनाज़ कानून के खिलाफ भरपूर मकामी एहतजाज और शदीद आलमी रद्दअमल के बावजूद भारत में अशरों से मुकीम दूसरे ममालिक से आए मुसलमानों को भारतीय शहरियत के आईनी जमहूरी हक से महरूम किया जा रहा है। हिंदुत्व असूल के मुताबिक हिंदुस्तान अगर सिर्फ हिंदुओं का है तो फिर मोदी सरकार पे जमहूरियत का लिबादा क्यों?
छींक लें, जी छींक लें, नहीं छींक नहीं, लें। मैं वैसे ना अभी ब्रेक के बाद वापस जाएंगे ना तो मैंने टिश्यू बॉक्स भी मंगवाना है एनीवेज। अच्छा, उसमें ये है कि मुझे लगता है कि जो सुबह पाकिस्तान है ना, बहुत जल्द एक ऐसा क्लिनिक सेगमेंट हो जाएगा हम सबके लिए कि जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे हम कि लाइव आपकी- इलाज करेंगे। हाँ, हम लाइव इलाज करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बीमारियां जो है वो खत्म होने का नाम नहीं लेती, और कुछ बीमारियां तो ऐसी है कि जो साल हर साल आपको लगी रहती है। मतलब ये नहीं कि उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है वो होता है आपकी एलर्जी का। किसी को डस्ट एलर्जी है, किसी को पोल्यूशन है, किसी को पोलन एलर्जी है, किसी को तो चेंज ऑफ टेम्परेचर से है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो बारिश का मौसम हो या कुछ भी हो, आपको आप छींकते हैं, नज़ला जुकाम रहता है, लेकिन मेरे साथ ये मसला है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मुझे छींकें आती रहती हैं और मेरे कोई ख्याल याद से करता होगा ज़रिया। इतना कोई कैसे याद कर सकता है? प्लीज मत करो, अगर कोई ना मुझे याद कर रहा है तो ठीक है। बट एनीवेज, इसका इलाज ढूंढने के लिए इसको किस तरीके से हम लोग खत्म कर सकते हैं, आज हमने एक डॉक्टर को इनवाइट किया है। डॉक्टर शाजली मंजूर साहब पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू शाजली वेरी मच। साहब, मैं हूँ आपकी सबसे पहली मरीजा आज की पेशेंट। मेरा ये इशू है कि जो कि काफ़ी लोगों का होगा, छींकें नहीं रुकती, इतनी एलर्जी रहती है, और एक होता है ना कि आपका रेशा जाना, लेकिन वो रेशा नहीं होता, लेकिन पानी गिरता रहना आपके गले में, हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पहले तो आपको एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसलिए आपको बुलाया इसलिए है। बुला लिया। देखिए, आपको ना ये एलर्जीज हैं, कुछ लोगों को सीजनल एलर्जीज होती हैं, जिस ठीक है। तरह मौसम की चेंज होने से हो जाता है, जिस तरह समर से विंटर्स है या विंटर से समर है, या पोलन में या डस्ट से। आपका जो मसला है वो आपका राउंड द ईयर होता है, हाँ जी। तो ये आपको क्रॉनिक एलर्जीज हैं। तो इसको तो ये भी फाइंड आउट करेंगे कि एलर्जीज किस वजह से हैं, फिर आपका इलाज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये क्रॉनिक आपको प्रॉब्लम बन जाएगा। ज़्यादा जो मसला आपका लग रहा है वो साइनसिस का है, उसमें रेशा काफ़ी है, वो पीछे गिरता रहता है और उससे आपको तकलीफ होती है। तो इसका टेस्ट रिक्वायर्ड है सर? थोड़े से टेस्ट हो जाते हैं और दवाइयाँ दे के, और यूजली होता है जो फ्लू वैक्सीन आजकल आ रही है और आपको वो लगानी चाहिए हर साल। वो Booster काफ़ी dose। इफेक्टिव होनी, नहीं फ्लू की अलग वैक्सीन, फ्लू की अलग है, जी, वो वो जो अक्टूबर में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है ठीक जी, है। अक्टूबर सही, में। सही, सही। तो ठीक वो आप हर साल लगाएं, उसका बूस्टर डोज भी आप लगा सकते हैं, उससे काफ़ी इसमें कमी आ सकती है। और इलाज को अपने परसिस्टेंट रहना है, लोग दवाइयाँ छोड़ देते हैं, डॉक्टर के पास जाना छोड़ देते हैं, ये एक क्रॉनिक प्रॉब्लम जैसे शुगर है। आपने इलाज की बात की, क्या वाकई कोई एलर्जी ट्रीटेबल होती है? जी जी, ट्रीटेबल, उसको अच्छा। कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल और कंट्रोल मैनेज किया जी, जाता है। मैनेज जब आप ओके। कर लेते हैं, कोई भी बीमारी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की तकलीफ है, आप तो इससे जब मैनेज आप करते उसको हैं। मैनेज कर लेते हैं, Perfect। कुछ एक दवाइयों पे आप कंट्रोल करके उससे अच्छा अपना। डॉक्टर साहब, इसमें अमूमन ये कहा जाता है कि ये जो भी एलर्जी कंट्रोल टैबलेट्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, इनमें नींद होती है, ख़ुनूदगी होती है। इज दैट ट्रू कि तमाम मेडिसिन में नींद और ख़ुनूदगी की अलामात मौजूद होती हैं? देखें, ये पुराने ज़माने की बात है, अगर 20 साल पहले चले जाएं तो इस तरह की दवाइयाँ थी जो ख़ुनूदगी करती थी। अब जो नई जनरेशन्स एंटी एलर्जिक आ रही हैं, एक तो वो सेफ़ है, उनमें कोई ख़ुनूदगी नहीं है, और आप सुबह ले सकते हैं, अपने काम पे जा सकते हैं, लोग रात में अगर जागते हैं, जो रात में काम करते हैं वो ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं भी कभी कभी, हमें भी एलर्जीज़ हो जाती हैं, हम ले लेते हैं, लेकिन वो आपके काम को अफेक्ट नहीं करती, ख़ुनूदगी उससे बिल्कुल नहीं होती। सही, मतलब यानी कि वो आप लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। और Continue जैसे कर कि आपने कहा ना कि मेरा वाला प्रॉब्लम जो है, तो इसकी जो मेडिकेशन होती है आफ्टर द टेस्ट, सिर्फ वो क्वार्टरली आपको करनी पड़ती है फॉर 6 मंथ्स, या आपको मतलब यानी कि अपनी डेली डोज में उसको शामिल करना देखिए, होगा? वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट कि ठीक वो है। कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कितना बेहतर होता है। पहले दवाइयों की मिकदार ज़्यादा होती है, फिर उसको आप टेलर करके जो है कुछ दवाइयाँ आपको रेगुलरली फॉर सम टाइम आपको लेनी पड़ती है। देखें, उससे मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आपके डे टू डे एक्टिविटीज़, आपका काम, आपका यहाँ पे आना, कोई भी काम है वो इससे मुतासर हो सकता है। बच्चे हैं, कोई काम पे जाने वाले, उनके स्कूल से छुट्टियाँ करेंगे, बार बार जाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, तो उनके काम या स्कूलिंग वो मुतासर होती है। तो इसलिए इसको आप कंट्रोल करना बेहतर होगा। आप जो सही। प्रोग्राम ये करें और बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली, आपका टी जोन जो होता है ना, उसमें बिलीव में बिल्कुल चौक हो जाता है, चकड़ा हुआ ये आपका जी, एग्जैक्टली। ये आपका हलक में दिस लुक्स वेरी Very एम्बैरेसिंग। एक embarrassing। पेशेंट जो है वो खुद ही फील कर रहा है कि अच्छा मेरे साथ अब ये मसला है, अब वो मसला है, आप बात करना चाह रहे हैं पर आप बात नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा खैर, मेरे साथ ये मसला नहीं है, लेकिन मैंने अक्सर लोगों में महसूस किया है, किसी को अगर एलर्जी है, क्योंकि आई वाज टेकिंग अ फ्लाइट टू कराची और एक खातून थी तो उनको बहुत ज़्यादा नज़ला जुकाम था, अगर रेशे को कंट्रोल ना किया जाए तो क्या मुंह से स्मेल आना भी शुरू हो स्मेल जाती आने लग जाती है, फिर आपका गला हर वक्त ख़राब रहता है, फिर ये नीचे अगर
रेशा जाना शुरू हो जाए तो फिर ये लंग्स को अफेक्ट करता है, क्रॉनिकली डैमेज कर सकता है, एस्थमा हो सकता है। दूसरा ये कि आजकल चूंकि ये कोविड का बहुत ज़्यादा है तो लोग भी डर जाते हैं कि शायद साथ वाला कोविड बंदा मिक्स कर बैठा है, जाते ये हैं। हमारे पे जरासीम फेंक रहा है, क्या कर रहा है। तो आई थिंक इसको ये ट्रीटेबल है, कंट्रोलेबल डिजीज़ है, ठीक। ज़्यादा इसका कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन आप जितना प्रोलॉन्ग करेंगे उतना ही नुकसानदेह हमारे यहाँ है, होता है ना जिंदगी कि मरीज मुतासिर जो होता है वो होती देर से डॉक्टर के पास आता है, बर्दाश्त जब वो करते रहते हैं। बर्दाश्त करते रहते हैं, जाते नहीं है, दवाइयाँ लेंगे, सर टाइम आपने वेस्ट कहा ना होगा। डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरा ख्याल है कि इसमें ज्यादा जो गलती हो रही है वो ये हो रही है कि हम टेस्ट भी तो नहीं करवा रहे ना, नहीं करा रहे, कि बिल्कुल। एलर्जी किस चीज से बिल्कुल, है, बिल्कुल। हम टेस्ट ही नहीं करवा रहे तो ट्रीटमेंट तो बाद की ट्रीटमेंट बात वाले है। उसमें ये भी है ना कि मरीज को अपना भी पता होता है कि मुझे किससे एलर्जी है, मतलब जिस तरह ये अपना खुद बता देंगे, इनको इतने सालों से हाँ, अंदाजा हो तो जाता है। अगर नहीं भी आप टेस्ट कराना नहीं, जब चाहते। से सर मैं इस्लामाबाद आई हूँ ना तब से जरा ये मसला ज्यादा रहने लग गया है। पहले मुझे एक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा था कि जरा शायद आपको पोलन है, ठीक है, लेकिन पोलन भी एक हद तक ना आपको समर में पोलन ज्यादातर इफेक्ट करती है, लाइक इन विंटर्स हाउ? देखिए कोविड की वजह से इस पिछले ये जो साल गुजरा है जिसमें मैं पोलन के पेशेंट्स भी देखता, पोलन इतना अटैक नहीं किया। उसकी 2-3 वजह थी। एक तो लोग इंडोर्स रहे, लोगों ने मास्क ज़्यादा पहनना शुरू कर दिया, तो पोलन वैसे भी जो है वो लेस इफेक्टिव रह गया, पिछले साल की बात कर रहा हूँ। दूसरा ये कि लाहौर में स्मॉग है, लोग बहुत सारे मरीज लाहौर से भाग के इस्लामाबाद आते हैं, यहाँ के मरीज़ कराची चले जाते हैं। लेकिन बहुत से मरीज़ मेरे पास पहले भी हमारे पास आते रहते हैं डॉक्टरों के पास, वो कहते थे हमें हर साल इस्लामाबाद छोड़ना पड़ता है। तो अब नई दवाइयाँ, नई ट्रीटमेंट के साथ लोग नहीं जाते, उनका काम भी इफेक्ट नहीं होता, उनका घर। ऐसा है तो सर। आप इसको ये कि बीमारी को जितनी जल्दी जो है उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे, डायग्नोज कर लेंगे, उतना आप बेहतर होंगे और आपकी डे टू एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं और पड़ेगा। डॉक्टर साहब एक और चीज़, मतलब यानी कि जो अमूमन एक क्वेश्चन होता है किसी भी पेशेंट का, ये तो मेडिकली तो क्योरेबल है ही, ट्रीटेबल है ही, लेकिन अगर हम कुछ खाने पीने में इस चीज़ को ऐड कर ले तो आप किस चीज़ को कहेंगे, रेकमेंड करेंगे कि अगर आप इसको अपने रेगुलर रूटीन में शामिल कर लें, ये वीकली भी ले लें तो ये थोड़ी इफेक्टिव रहेगी? देखिए उसमें कोई ऐसी खास चीज़ तो नहीं होगी। हमें बैलेंस डाइट लेनी है, हमें एक्सरसाइज करनी है, इम्यूनिटी अपनी करनी है, आप कुछ मल्टीविटामिन ले सकते हैं। लेकिन ये कि अगर ओवरवेलमिंग बीमारी है तो वो आपके इम्यून सिस्टम को जो है ना वो काम करने नहीं देगी टू फाइट अगेंस्ट कोई भी डिजीज़। जिस तरह अब हम ये आजकल जो फैला हुआ है जो से क्या कहते हैं कोविड, तो इम्यूनिटी एक इशू है, लेकिन बीमारी को भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो बीमारी जब कंट्रोल होती है, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हम खुद से अपने आप को ना सिस्टम को हम वो करेंगे इम्यूनिटी। अब वो आपने हशर देख लिया कि कोविड ने क्या मतलब किया है, तो उसमें इम्यूनिटी इतनी नहीं होती, क्योंकि अगर आप बार बार बीमार रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो वो कैसे डिजीज़ को फाइट करेगी। तो एक स्टेबल पीरियड आ जाए जिसमें आप कुछ दवाइयों पे कंट्रोल कर लें और फिर जो है आप उसको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, दवाइयाँ ख़त्म करें। हमारे यहाँ मरीज़ कहता है जी मुझे अपना फाइट करने दें, तो वो फाइट कितना निज़ाम कर सकता है ना, थोड़ी देर के लिए तो करेगा, फिर वो फेल हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर साहब एक और लास्टली क्वेश्चन, फिर शुभ आपकी बारी, क्योंकि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मेरे दुख सारे मैं आज ही बयान कर सकती हूँ। दूसरा ये है क्योंकि शायद मेरे वो वाले क्वेश्चन हैं जो बहुत सारे लोगों को शायद अमूमन होते हैं। अगर ये मैं ये भी कहूँ कि ये मेरा जेनेटिक इशू हो तो इसको किस तरह से कैटर किया जा रहा है? क्योंकि मेरी वालदा का अमूमन कहना होता है, वो जब होती है ना अब्बा सामने बैठे, इनका तो खानदानी मसला है, इनका तो नज़ला जुकाम बहता ही रहता है, तो उसको फिर हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे? देखिए कुछ बीमारियां जो होती हैं खानदानी मरूसी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन उनका भी इलाज होता है। वो ये नहीं कि आप एक स्टिग्मा लेके अपने दाग लेके आ जाएं कि मुझे चूंकि खानदानी बीमारी थी अब इसका कंट्रोल कोई नहीं है, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, और हर बंदा आपको ये कहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मरूसी बीमारियां भी होती हैं जिसमें लोग डायबिटीज़ होते हैं, उनके आगे ख़ानदान में पूरे फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को डायबिटीज़ हो जाती है, तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको हमें कोई दाग या स्टिग्मा लेके बैठना चाहिए। इसका आप इलाज करें। हमारे यहाँ मसला मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ आपके टीवी के उससे, कि हमारे यहाँ ये होता है कि मरीज बैठा रहता है बैठा रहता है बैठा रहता है, ये मरीज नहीं बैठेगा, पहुंचेगा नहीं बैठा रहेगा उस बीमारी के साथ, फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा, उसे कहेगा कि अभी मुझे दवाई लिख के दो, अभी मेरा इलाज करो, 2 मिनट में ठीक हो जाए। जबकि बाहर के मुल्क में अगर आप जाएं तो वो लोग पेशेंट्स रखते हैं, जैसे ही बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास वेट करते हैं, फिर वो टेस्ट कराते हैं, फिर वो इलाज कराते हैं। तो हमारा थोड़ा निज़ाम जो है ना उल्टा चल रहा है। हम तब पहुंचते हैं जब डॉक्टर कहते हैं इनकार ही समझिए। जी, तो वो आपके जो टोटकों का है वो घरेलू टोटके और विटामिन आप ले सकते हैं, लेकिन वो उसका इलाज नहीं है, वो इम्यूनिटी बूस्टर है। जी ठीक। सर जेनेटिक हो या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो, ट्रीटमेंट सेम होता है? नहीं, डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है। क्या जिस तरह अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं
तो आपको पता है कि सर्दी गर्मी में वो चेंज होना, ये फ्लू सीज़न, तो फिर आपको वैक्सीन लगाई जाती है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती है, निमोनिया की वैक्सीन होती है। फिर आपका ट्रीटमेंट कहाँ, इसमें एक और भी है कि अगर आप कहते हैं मुझे पोलन से एलर्जी है, तो मैं अपने मरीजों को कहता हूँ कि आप थोड़ा सा पहले मेरे पास आ जाएं। मतलब अगर आपको सिम्टम्स मार्च में होना है तो आप 2 हफ्ते पहले आ जाएं, थोड़ी सी हम दवाई कर लेंगे ताकि वो दवाई अपनी इफेक्टिवनेस शो करे और उसके 1-1.5 महीने बाद वो दवाई आपकी बंद हो जाए। यानी इसी तरह सीजनल है, चेंज ऑफ वेदर, तो आप पहले आ जाइए, ये आप कर सकते हैं। यानी आपको जब मालूम हो कि एलर्जी किस चीज़ की है, तो जिस तरह आपने कहा पोलन है तो मार्च में होगी, पहले आ जाएं, चेंज ऑफ वेदर है तो सितंबर अक्टूबर में आ जाएं। बिल्कुल। तो सर ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में टेस्ट होता है एलर्जी का और उसके बाद जो मेडिकेशंस स्टार्ट होती हैं, वो कितना चेंज ला पा रही हैं सोसाइटी में? देखिए उस पर मैं इतनी बड़ी कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा। लेकिन जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उसमें जो आप ये टेस्ट करते हैं, ये बेसिकली फाइंड आउट करते हैं कि किस चीज़ से आपको एलर्जी। वो एक आध टीका लगाते हैं, सेंसिटिविटी देखते हैं, रेड निशान है, मतलब आपको किसी जिसे हम कहते हैं कि घास से एलर्जी हो रही है या डस्ट से हो रही है या पोलन से हो रही है, तो वो उसके सारे वो टेस्ट करते हैं, एक बैटरी ऑफ टेस्ट होता है। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि आपको किससे, अब फिर वो मेडिसिन देते हैं। फिर वो मेडिसिन देते हैं, लेकिन मेडिसिन वो नहीं होती, वो बेसिकली हम उसको कहते हैं, हम उसको गलत मिसकंसेप्शन है। प्लीज क्लियर कीजिए वो क्या मैं आपको बताता हूँ क्या। देखिए एक होती है प्रिवेंशन, जिसे हम ओमिक्रॉन पे कह रहे हैं, इन्फ्लुएंजा पे, निमोनिया पे, कि कोई भी दवाई या वैक्सीन दी जाती है वो उसको प्रिवेंट की जाती है, ऐसे ही है, ठीक है ना, जिसको हम वैक्सीन कहते हैं। पोलियो है, मीजल्स, मम्स, रुबेला है, या बहुत सारी इस तरह की चीज़। जो NIH वाली जो वैक्सीन आप डॉक्टर्स देते हैं या वहाँ पे करते हैं, ये बेसिकली आप अपने सिस्टम में उस चीज़ को जिसे हम डिसेंसिटाइज करते हैं। इसका मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये क्या होता है कि अगर मुझे पेनिसिलिन एलर्जी है, सपोज कर लेते हैं, अब मुझे पेनिसिलिन भी देनी है, कोई वजह है, कोई बीमारी है, तो वो ये करेंगे कि उस पेनिसिलिन को बहुत माइक्रो डोज में आपको इंजेक्ट करना शुरू करेंगे टू अ हायर लेवल, ताकि आपका इम्यून सिस्टम उसको डेवलप कर ले, ताकि कल को आपको पेनिसिलिन लगे तो वो उसको बर्दाश्त। इसी तरह अगर डस्ट से किसी को एलर्जी है तो वो लो डोज डस्ट के उसको आप करते जाते हैं एक लेवल पे, तो वो इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है। लेकिन वो हर चीज़ का इलाज नहीं है, वो हर चीज़ का इलाज नहीं है, और ना वो करते हैं ऐसे। वो पहले आपको कहते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाएं, दवाइयाँ लें। अगर किसी को स्पेसिफिक एलर्जी हो, अब आप कहते हैं मुझे डस्ट से भी एलर्जी है, मुझे मौसम चेंज से भी एलर्जी है, मुझे पोलन से भी एलर्जी है, मुझे पौधों, फूलों, इन दरख्तों से, तो इसका इलाज तो फिर कोई नहीं हो सकता, इतने टीके तो आप लगा नहीं सकते। अच्छा, उसमें एक और चीज़ होती है कि वो स्पेसिफिक एलर्जीज, अगर आपको नज़ला ही हो रहा है, नज़ला ही हो रहा है, पोलन से होता जा रहा है, जुकाम हो रहा है, तो वो उस पे लिए आप जाके उनसे वो, उसको हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। इम्यूनोथेरेपी जब मेडिसिन फेल हो जाती है, कोई भी मेडिसिन फेल हो जाती है, या मरीज खुद से वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर, खुद से कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो फिर इम्यूनोथेरेपी आप ले सकते हैं। ग्रेट। तो सर इसको मतलब यानी कि इलाज के लिए कितने टेस्ट दरकार होते हैं? मतलब ज़्यादा कोई वो एलर्जी आप बताते हैं तो वो फिर उसके हिसाब से एक बैटरी ऑफ टेस्ट कर लेते हैं कि आपको पोलन से है, डस्ट से है, किसी, वो एक पूरा उनका एक होता है, मतलब टेस्ट की एक पूरी बस वो स्ट्रिप्स होता है। बिल्कुल ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट एलर्जी पूरा डिजाइन होगा। उसमें कोई छोटा सा उसको वो, जैसे आपको कुछ काट जाए तो रेडनेस नहीं हो जाती, तो वो हर चीज़ की रेडनेस को देखेंगे, कुछ ज़्यादा होगा, कुछ कम होगा, उसको फिर मैप करके वो आपको बताएंगे आपको इस चीज़ से एलर्जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाज़ली फॉर बीइंग देयर। और मैं यही कहूँगी कि मुझ समेत बहुत सारे लोगों के मसले थे, और मैं तो अपना मसला मैंने यहाँ तो डिस्कस कर लिया, बट डेफिनेटली आई विजिट योर क्लिनिक। और लेट्स सी, मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं पहले मुझे क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही थी और अब कितनी इंप्रूवमेंट आई है, ताकि आप लोगों की भी थोड़ी सी रहनुमाई हो सके कि अगर आपको इस तरह का मसला है और वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो एटलीस्ट आप डॉक्टर शाज़ली के पास जाके अपना इलाज ज़रूर करवा सके। लेकिन तब तक के लिए गर्म सूप पिएं, गर्म कपड़े पहने, उबले हुए अंडे खाएं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। और मरी बिल्कुल ना जाए। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मौसम है इंतहाई खूबसूरत, बच्चों को पड़ी हुई हैं छुट्टियां और वो हैं घर पर। तो घर पे बच्चों का अपने बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना है। माओं की जिम्मेदारी ज़रा ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि उन्हें अब उनकी एहतियात पहले से ज़्यादा करनी है। क्योंकि एक तो ये तरह के बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वालदैन जो होते हैं, स्पेशली वालदा जो होती हैं, थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती हैं कि अच्छा ज़रा ये 6-7 घंटे बच्चे घर पर नहीं हैं तो मैं सुकून से ये काम कर लूँगी, वो काम कर लूँगी। लेकिन जब बच्चे घर पर हो तो एक उधम का माहौल होता है। ऐसे ही है, लेकिन बच्चों से रौनक होती है, बच्चों से ही घर का एक ज़बरदस्त खूबसूरत सा माहौल होता है। बच्चे अगर घर में ना हो या बच्चे जिस वक्त सो रहे, बंदा कहता है यार मज़ा ही नहीं आ रहा, तो ये भी हो जाता है। एनीवेज, आपको ज़रा लेकर चलते हैं दुबई एक्सपो 2020, जहाँ पर हमने कल भी शेयर किया आपसे। जनवरी 2022 इज़ द केपी मंथ, और केपी मंथ की जब बात है तो वहाँ पर चित्राल के रंग हैं, और चित्राल में भी कैलाश के रंग हैं। क्या खूबसूरत कैलाश के रंग हैं जो वहाँ हम दिखा रहे हैं। पूरी दुनिया में कैलाश, वो वादी, वो कल्चर सिर्फ वहीं पर मौजूद है, कहीं और पर नहीं है। वो कल्चर कैलाश से पहुंच गया दुबई पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। कैलाशी आर्टिस्ट वहाँ पर मौजूद हैं, शाकिरा भी हैं, सियार खान भी हैं, कुछ गुफ्तगू भी उन्होंने की है हमारे लिए। और क्या वहाँ पर माहौल रहा कल, आपको दिखाते हैं। और हम 2020 एक्सपो के लिए अभी हम दुबई में मौजूद हैं। यहाँ पे हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है सब कुछ। और यहाँ पे जितने भी लोग विजिटर यहाँ पे आते हैं, स्पेशली हमसे मिलते हैं और तस्वीरें खींचते हैं, और हम सभी पूछते हैं कि आप लोग कहाँ से आए हैं, और हम उनको ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान से और KPK से आए और कैलाश वैली से। और बहुत सारे लोग हैं उनको ये नहीं पता है कि कैलाश क्या है, वो हैरान हो जाते हैं बहुत, और हमें देख के इतने खुश होते हैं कि आप इतने कलरफुल लोग हैं और इतने अच्छे वो हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इधर तक लाए, और हम अपनी पाकिस्तान की कल्चर ट्रक आर्ट को इधर लोगों को, दुनिया को बता देंगे कि ये क्या चीज़ है, किस तरह बनते हैं, और इसका ख्वाहिशमंद और शौकमंद कितने हैं। और इधर लोग बहुत खुश हो रहे हैं इस ट्रक आर्ट को देखने के लिए। बहुत लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या बन रहा है, और माशाल्लाह हमने ऐसा चीज़ भी की है कि लोग देख के हैरान हो रहे हैं। पिशावर बाड़ी का बस मैंने बना के लाया है इधर, जो कल्चर वाला है हमारा पाकिस्तान का, हमारे पिशावर का। बिल्कुल जी, तो हम रिपोर्ट से वापस आ गए। एक्चुअली ये जो शिप जहाँ पर देख रहे थे, हमारे पास एक बड़े प्यारे से मेहमान मौजूद हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर हम आपसे उनका तारुफ करवाएंगे, लेकिन ये खूबसूरत कैलाश आर्टिस्ट और इनका डांस हमने देखा, और जहाँ जहाँ पाकिस्तान की हम नुमाइंदगी करें उतना ही कम है, क्योंकि गोरों को भी नचाया वहाँ पे। एग्जैक्टली। और अच्छा, मजे के बाद ना सिर्फ गोरों को नचाया, गोरों को हमने पाकिस्तानी खाना भी खिलाया। याद है जब बाबर में वहाँ पर मौजूद थे तो वहां पर उन्होंने गुलाब जामुन, वाह जो मजे लेकर खाया था ना, देखने से ताल्लुक रखता था। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। आज की तारीख की बात करते हैं, 4 जनवरी। यूं तो हर साल 4 जनवरी आता है, हर माह हम 4 का हिंसा देखते हैं। आपके लिए, मेरे लिए बड़ा नॉर्मल सा होगा, लेकिन नॉर्मल उन अफराद के लिए नहीं है जो नाबीना है। जो नाबीना है उनके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंस और इंतहाई अहमियत का हामिल है ये तारीख। तो जनाब, हर साल 4 जनवरी को दुनिया भर में लुइस ब्रेल की सालगिरह के मौके पर ये दिन मनाया जाता है, यानी कि ब्रेल का आलमी दिन। ये मनाया इसलिए जाता है कि जो लुइस ब्रेल थे, उन्होंने 63 से ज़ायद अलामात जो हैं उनमें जो नाबीना अफराद हैं उनके लिए मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू या दीगर जो ज़बानें हैं उनकी लिखारी ईजाद की, उनकी तहरीर ईजाद की। तो उन्हीं के हवाले से आज एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। कागज पर उभरा हुआ नक्श नाबीना अफराद के लिए कोई ना कोई मायने रखता है। वो उंगलियों की मदद से छू कर पढ़ सकते हैं। इस तहरीर को ब्रेल का नाम दिया गया। ये तरीका आंखों से महरूम अफराद के लिए इजाद किया गया था।
लिविस ब्रेल की इजाद करदा ब्रेल लैंग्वेज नाबीना तालिब इल्मों की तालीम का तरीका है। ब्रेल का आलमी दिन हर साल 4 जनवरी को अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मनाया जाता है। इस दिन की मुनासबत से आंखों से महरूम तालिब इल्मों के लिए तालीम तफरीह तकरीबात का इनेकाद किया जाता है ताकि इन्हें ब्रेल जुबान से मुतल्लिक आगाही फराहम की जा सके और माशरे का कारामद शहरी बनाया जा सके। 1834 में हरूफ शनासी का ये तरीका इजाद किया गया। 3 साल की उम्र में एक हादसे में आंखों की बेनाई से महरूम होने वाले लिविस ब्रेल ने ये तरीका इजाद किया था। इस तरीके के तहत 6 लफ्जों की मदद से हरूफ और हिंसों की इलामतें बनाई जाती हैं और आंखों से महरूम अफराद को इल्म की रोशनी से आरास्ता किया जाता है। आज पाकिस्तान समेत कई मुमालिक में तालीमी अदारों में ब्रेल का निज़ाम मुतारिफ करवाया जा चुका है ताकि तलबा का तदरीसी अमल मुतासिर न हो। गुज़िश्ता बरस हुकूमत पाकिस्तान ने आइन भी ब्रेल जुबान में मुतारिफ करवा कर एक ऐसा कदम उठाया जिससे साबित होता है कि अदारे माशरे के हर फर्द की फलाह के लिए कोशां हैं। चलें जी, ज़बरदस्त ये रिपोर्ट आपको हमने दिखाई। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे और तालीम के मैदान की बात करते हैं, जिसका थोड़ा सा हवाला यहाँ पर भी दिया कि तालीमी इदारों में ब्रेल सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया और जब बच्चे नाबीना अगर हैं तो वो पढ़ने में उन्हें थोड़ी सी आसानी हो जाती है। मैं थोड़ी सी आसानी कहूँगा क्योंकि ज़ाहिर कठिन ज़िंदगी होती है। जब बात तालीमी मैदान की हम करते हैं और कोविड ने जिस तरह हर सेक्टर को हिट किया, ज़ाहिर तालीम के मैदान में हमने देखा बहुत ज़्यादा हर्ज हुआ। बच्चे स्कूल्स नहीं गए, बग़ैर इम्तिहान के प्रमोट होते चले गए। जो हर्ज हुआ तालीमी मैदान का, उस पर ख़ासी तशवीश का सामना है और वालिदैन ख़ासे परेशान है कि अब ये जो बच्चे हैं जिनके 1-2 साल इतना हर्ज हुआ है, जो ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए पढ़ पाए हैं, वो आगे चल कर जब अमली मैदान में कदम रखेंगे तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो आज हम इस अहम मौजू पर बात करते हैं कि क्या जो कोविड ने हिट किया और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अपनी जगह, लेकिन अब तालीमी मैदान में या फॉर दैट मैटर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने तहीं क्या कर सकते हैं कि इस खला को पूरा किया जा सके। हमें इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए ज्वाइन किया प्रोफेसर खालिद महमूद साहब ने, एजुकेशन से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप लोग कैसे हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, स्कूल से स्टार्ट करते हैं। जी जी। स्पेशली वो बच्चे जिनका अभी स्कूल स्टार्ट ही हुआ था, वो स्विच हो गए ऑनलाइन सिस्टम पर, टैबलेट और मोबाइल फ़ोन पर, वो चॉक एंड टॉक मेथड से स्किप हो गए। उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। तो वो बच्चे जब क्लास 1 में 2 में जाएंगे तो क्या फ़र्क आएगा, नज़र आएगा फ़र्क? और अगर आएगा तो उसे कैसे हम कूप अप करेंगे? डेफिनेटली सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी कौम इस पेंडेमिक के लिए, जो कि एक अनयूजुअल कंडीशन है, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर ही नहीं थी। फिर उसके बाद अगर हम अपने पूरे मुल्क को देखते हैं तो हमें आपको बिग सिटीज़ मिलते हैं, आपको विलेज साइड्स भी मिलते हैं, रूरल एरियाज मिलते हैं, तो हर जगह जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो डिफरेंट हैं। हमने तो पूरे अपने कंट्री को सिनेरियो में रखना है ना कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हम सिर्फ इस्लामाबाद को लेंगे तो हमारे माइंड सेट कुछ और बनेगा। अब रही बात, जैसे अब हम कहते हैं ना कि प्राइमरी सेक्शन, डिफरेंट सेक्शंस है, जैसे प्राइमरी है, फिर उसके बाद मिडिल आ जाता है, फिर सेकेंडरी है, फिर हायर सेकेंडरी है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल की तरफ हम चले जाते हैं। तो ये डिफरेंट लेवल्स पे रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट हैं। और इसी तरह से जैसे हम प्राइमरी से अगर इसको स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल, अब प्राइमरी में बच्चों ने डिफरेंट, देखिए हमारा जो एक कहते हैं ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और मेथडोलॉजी होता है, उसमें हम 4 बेसिक चीज़ें जो हैं बच्चों को लर्न करने के लिए जो है ना अडॉप्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखना, ठीक है, सुनना, फिर उसके बाद पढ़ना, फिर उसके बाद लिखना। तो अब इसमें सिचुएशन यही है कि इसके लिए जो है ना फेस टू फेस टीचिंग रिक्वायर्ड है। और फेस टू फेस टीचिंग का आज दुनिया ने रियलाइज कर लिया है कि इसका कोई नेबुल बदल नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो इसमें अगर हम कहें कि जी ऑनलाइन बच्चा पढ़ रहा है, तो उसमें एक छोटा बच्चा जो एक मॉन्टेसरी से 1 में आया है, 2 में, 3, 4, 5, आई डोंट थिंक सो कि वो इस तरह से उसको उस लेवल पे जाकर अचीव कर सकता है। तो ठीक, इसमें सर फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल हो सकता है? क्योंकि ज़ाहिर है सर इस पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को हिट किया है, तो अब हम अपने तौर पर क्या कर सकते हैं इस खला को पूरा करने के लिए? क्योंकि वही साल है, वही ईयर है, वही कोर्स है, वही पेपर्स है, सब कुछ वैसे का वैसा है। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया ना कि डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं।
प्राइमरी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, इसी तरह से मिडिल और इस तरह से हायर। जनरली स्कूल के इन जनरल आप देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए पहले तो हमारी कौम इसके लिए तैयार ही नहीं थी ऑनलाइन के लिए। फिर ऑनलाइन फैसिलिटीज़ आती हैं, ये आपके तो इंटरनेट अवेलेबिलिटी को हम देखते हैं, पूरे कंट्री वाइड हम चेक करते हैं कि कितना हमारा 30 सर्वे, डिफरेंट सर्वेज यू नो अबाउट इट, बिल्कुल कि 35 to 40% नेट अवेलेबल नहीं है। फिर इसी तरह से अगर नेट अवेलेबल है तो उसके बाद इन सारे इश्यूज को समझते हुए लुकिंग टू द फ्यूचर क्या किया जा सकता है? फ्यूचर के लिए मैं ये समझूंगा कि जो हमारा HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन है, इसी तरह से हमारे जो बोर्ड्स हैं और इस तरह से और जो हमारे जो एक मिनिस्ट्रीज़ है, इनको मिलकर बैठकर यकजान होना पड़ेगा और फिर पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। और उसमें हमने आने वाले वक्त के हिसाब से भी, IT का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जो हमने गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना है टेली कम्युनिकेशन को, उसको इंसेंटिव देने वो, ताकि वो नेटवर्क हमारा जो भी इंटरनेट का प्रॉब्लम और ये वो फैसिलिटी, और फिर उसके बाद वो तो एक लॉन्ग टर्म है, सॉल्यूशन हो लेकिन जाएगा। उसमें ये एक चीज आ रही है कि जो जिस बात का जो मैं समझ पा रही हूँ कि जो इस वक्त हम लोगों की बेसिक है ना, वो इंटरनेट की फैसिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो कनेक्टिविटी में रहें। जो मैं बता रहा हूँ ना कि आगे जो पॉलिसी बने वो ब्लेंडिंग हो। ब्लेंडिंग में इसमें हमने ये ऑनलाइन को भी साथ रखना है और साथ साथ पैरेलल हमने फेस टू फेस टीचिंग को भी अपने साथ ट्रेडिशनल मोड ऑफ एजुकेशन, तो उसको हमने मेंटली तौर पर अपने आप को तैयार करना है, अपने टीचर्स को तैयार करना है। हमारे टीचर्स भी मेंटली तौर पर प्रिपेयर सर ये तमाम बातें अपनी जगह ज़ाहिर है, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं, वो चाहे इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात हो, वो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात हो, लेकिन जो आपने बात की ना पॉलिसीज की, एजुकेशनिस्ट को मिलकर या फॉर दैट मैटर जो मिनिस्टर्स हैं उनको मिलकर बैठना चाहिए और इस पर कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, वो पॉलिसी क्या हो सकती है? शॉर्ट टर्म पॉलिसी क्या हो सकती है? शॉर्ट टर्म पॉलिसी में तो आप देखिए ना, सबसे पहली चीज़ ये कि अगर हम कहते हैं कि फेस टू फेस अवेलेबल नहीं है, अनफॉर्चुनेट अभी आने वाले वक्त के बारे में यू नेवर नो क्या होगा, ठीक है, लेकिन मेंटली तौर पर हमने इसको प्रिपेयर अपने आप को करना है। उसके लिए अब उसमें रिमोट इन्विजिलेशन आ जाता है। अब रिमोट इन्विजिलेशन में अब उसमें वही बात आ जाती है कि हमने इंस्टीट्यूट से तो या टीचर को तो हमने इक्विप कर दिया है जूम पे या फिर गूगल क्लासरूम पे व्हाटएवर, लेकिन दूसरी तरफ जो घर पे बच्चा बैठा है, क्या आया उसके पास बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, हम उसको इन्विजिलेट करना है। रिमोट इन्विजिलेशन के बाद उसको हमने मॉनिटर भी करना है। ऑब्वियसली जब हम एक टीचिंग करते हैं तो उसके बाद हमने उसकी इवेल्युएशन इम्तिहान भी तो लेना है, तो हम कैसे उसको असिस्ट करेंगे। तो मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें हमने देखना है कि अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं और अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से हमने सोल्यूशन की तरफ। लेकिन आपको लगता है सर कि इस एक मिनट, आपको लगता है कोविड टाइम्स ने हमें ये सिखाया भी है कि हमें अपने आप को इस तरीके से बदलना भी है कि अगर जिस तरह पहले बच्चों पे बर्डन था, वो चाहे इम्तिहानात का बर्डन हो चाहे वो कोर्स का बर्डन हो, ये बर्डन थोड़ा सा कम होना चाहिए, कोर्स का भी और इम्तिहान का भी। वो सिस्टम नहीं होना चाहिए, एवेल्यूएशन ज़रूर हो लेकिन उस तरह के इम्तिहान ना, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग हो और कॉन्सेप्चुअल ही उसका इम्तिहान हो। अब देखिए ना, कंसेप्चुअल लर्निंग की जब आप बात करते हैं ना, कॉग्निटिव डोमेन की तरफ आप चले जाते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी भी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये अब बात वही आ जाती है कि एक आपने ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, अब ऑनलाइन टीचिंग में अब वहाँ पे जो बच्चा है उसका रिस्पांस क्या है। मैं वही आपको कंपैरिजन की तरफ जाता हूँ ना, ऑब्वियसली उसको हमने कोई सोल्यूशन की तरफ तो जाना है, लेकिन प्रॉब्लम्स का हमें पता होगा तो हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। प्रॉब्लम्स में नहीं पता, प्रॉब्लम पता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम निगलेक्ट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम उम्मीद कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा जो ऑनलाइन बैठा है वो 100% कंसंट्रेशन दे रहा है, हालांकि पता नहीं दे रहा, पता नहीं दे रहा। इसी तरह से पेरेंट्स की तरफ आएंगे, पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं कि नहीं, हमने तो ओवरऑल पूरा सिनेरियो चेक करना है ना, हम सिर्फ इधर इस्लामाबाद में नहीं बैठे, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि अगर मदर है, फादर काम पे गया है, मदर घर पे है, तो वो मॉनिटर कर रही है बच्चे को, किस हद तक मॉनिटर करेगी। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम्स वहाँ पे हैं, हमने उनको इस तरह से एजुकेट करना है अपनी नेशन को, अपने बच्चों को। पहले तो हमने यहाँ एजुकेशन रिक्वायर्ड है टीचर्स की, यहाँ पे एजुकेशन रिक्वायर्ड है पेरेंट्स की, बिल्कुल ऐसे है। यहाँ पे उसके बाद हमारे बच्चे आ जाते हैं। ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी है जिस पर आई थिंक काम भी कुछ हो रहा है, स्टार्ट तो एटलीस्ट हुआ है जो सिंगल करिकुलम आने के बाद टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। सर लेकिन मुझे यहाँ पे प्लीज एक बात और बताइएगा कि जब हम बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर इश्यूज भी पता है और सोल्यूशन की तरफ हमने जाना है, लेकिन फिर भी अगर हम यूँ समझें कि सिचुएशन कितनी ख़राब है, जो बच्चा पहले क्लास 1 में आ रहा था उसका लेवल क्या था और अब जो बच्चा क्लास 1 में आ रहा है इन कोविड टाइम्स उसका लेवल क्या है, कितना फ़र्क पड़ा है? फ़र्क बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। देखिए ना,
ऑनलाइन में बच्चा जो था वो घर पे था, उसने जैसे तैसे उसको जो भी उसको टास्क दिया, डायरीज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जो भी उसको टास्क था वो बच्चों को मिलता रहा, करते भी रहे, लेकिन वो महरूम रहा क्लासरूम इंटरेक्शन से, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन से वो महरूम रहा, क्लासरूम का जो एक इन्वायरमेंट होता है, फेलोज़ का जो इन्वायरमेंट होता है उससे महरूम रहा, इसके बाद असेसमेंट से भी वो महरूम रहा। अब उसके बाद वो उसने वक्ती तौर पर तो कुछ ना कुछ लर्न कर लिया, याद भी कर लिया, शायद उसने असेसमेंट एग्ज़ाम भी दे दिए, वटएवर, उसको क्वालिफाई भी कर लिया, लेकिन जब वो नेक्स्ट क्लास में आता है ना बच्चा, तो टीचर स्टूडेंट को बिल्कुल ब्लैंक पाता है। उसको वो वापस उसकी रिटर्न वही क्वेश्चन बच्चे के वही होते हैं, उसको दोबारा से रिकॉल रिकैप करके आगे लेकर चलना पड़ता है। अच्छा प्रोफेसर साहब, इसमें एक इंतहाई अहम पॉइंट जिसे हम शायद किसी हद तक निगलेक्ट कर रहे हैं, इसमें एक थर्ड पार्टी रोल भी है, वो है हमारे ट्यूशन सेंटर्स का, हाँ। वो है हमारी एकेडमीज़ का। इफ़ इन केस हम लोग ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाते हैं या मतलब बच्चे फेस टू फेस नहीं पढ़ाई कर पा रहे, तो हमारा जो क्या कहते हैं एकेडमीज़ हैं या जो हमारे मोहल्ले के गली के इलाकों के ट्यूशन सेंटर्स हैं, उनकी पार्टिसिपेशन इसमें क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट को वहाँ पर अपना क्या रोल प्ले करना होगा? देखिए जी, बेसिकली एज पर मेरा अपना ओपिनियन है, जहाँ तक मैं तो प्राइवेट ट्यूशन्स के अगेंस्ट हूँ। अच्छा, तो जो मॉर्निंग में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अब देखिए ना, गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट सेक्टर इक्वली उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है उसमें। हम ये चीज़ जनरली ऑब्जर्व करते हैं कि अगर स्कूल्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, कॉलेजेस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, स्कीम ऑफ स्टडी के मुताबिक जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक स्टूडेंट्स को डिलीवर करें, और माइंडसेट ये हो कि हमारे बच्चा जो है ये कहीं और ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा, तो आई डोंट थिंक सो कि बच्चों को उस तरफ जाने की ज़रूरत पड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, प्रॉब्लम इस तरह का है, जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी ऑब्वियसली चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। उसके लिए भी बाकायदा अगर वो फीस चार्ज कर रहे हैं तो उसका रिटर्न होना चाहिए, उसका बाकायदा प्लान होना चाहिए, उसका आउटपुट नज़र भी आना चाहिए। तो मैं यही नतीजा यही निकलता है कि सारे कंट्रीब्यूशन तो आ ही जाता है, लेकिन बात वही आ जाती है, घुमा फिरा के कहाँ पे आती है, इंस्टीट्यूट्स पर आ जाती है कि क्यों मौका मिलता है हमारे बच्चों को, क्यों पेरेंट्स मजबूर होते हैं कि उनको वहाँ भेजा जाए। ये सबसे बड़ा अलमिया है। इसको हमने इसके सोल्यूशन की तरफ अगर हम आ जाए ना, तो आई डोंट थिंक सो कि हमारे बच्चों को जनाब। सर, स्कूल में एक एलिमेंट होता है कि आपकी कोई भी क्लास का जो सेशन है वो मोर देन 35 मिनट्स नहीं होता, तो क्या मतलब ये नहीं कि मैं खुद भी बीइंग अ स्टूडेंट एक क्वेश्चन मार्क रहा है, बाज़ टीचर के ऊपर एक जिम्मेदारी होती थी क्योंकि उन्होंने सिलेबस खत्म करवाना है, कोर्स खत्म करवाना है। अब वो सिलेबस और कोर्स खत्म करवाने के चक्कर में वो दो चैप्टर एक ही 35 मिनट्स में, हाँ, ना वो एक्सप्लेन कर पाती थी, ना हमें समझ आ पाते थे। अब हम लोग ब्लैंक निकल रहे हैं अपनी 9-10 की क्लासेस से, ठीक है, पेपर भी देने, मैट्रिक का इम्तिहान सिर पर है, ठीक है, तो क्या करते थे फिर हम लोग गूगल पे जाके सर्च करते थे, ढूंढते थे भाई से या किसी दोस्त से पूछते थे, भाई इस इलाके की अच्छी अकेडमी कौन सी है, वी हैव टू गो ओवर देयर। फिर वही टीचर्स, जिस तरह से हम अक्सर डॉक्टर्स के बारे में कहते हैं कि बैठते हैं सरकारी हॉस्पिटल में लेकिन प्राइवेट क्लिनिक भी चलाते हैं, वो भी बैठते हैं बहुत सारे क्या कहते हैं अपने इदारों में, लेकिन आकर उन्हें एकेडमीज में 2-2 घंटे की क्लास देते हैं। सो दिस इज द लूप होल। अब इसमें बात वही आ गई ना जो आपने बात की है ना, कि जिस तरह मॉर्निंग में हम उसके बाद मॉर्निंग का मैं यही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि हमारा करिकुलम बनता है, करिकुलम के बाद हमारा आपको पता है पब्लिशर्स होते हैं, बुक्स पब्लिश होती हैं। जब बुक बन जाती है तो बाकायदा अब फॉर्चुनेट ये हुआ है कि जैसे हमारा नेशनल बुक फाउंडेशन है जिसकी बुक्स हमारे इधर करिकुलम में और साथ हमारे सिलेबस में लगी भी हुई हैं, उन्होंने नंबर ऑफ लेक्चर्स भी कैलकुलेट करके चैप्टर वाइज दिए हैं। एफएससी की एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ इसमें, ठीक है, कैलकुलेट करके दिया। अब मैं एग्जांपल देता हूँ ना, अब हमारा एकेडमिक ईयर होता है, उसमें फॉर एग्जांपल हमारे नंबर ऑफ वर्किंग डेज हम कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम उस बुक के ऊपर 201 लेक्चर लिखे हुए, यू हैव टू डिलीवर all these topics, all these chapters, you have to cover your syllabus in 201 lectures. The unfortunate क्या होता है, मल्टीपल रीजंस हैं। अभी तो करंटली तो हम तो कोविड से गुजर रहे हैं, उसका तो है ही इम्पैक्ट, नो डाउट। इससे पहले भी यही सिचुएशन यही चलता रहा है कि जी एकेडमिक ईयर कब स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद हमारे नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने हैं, विंटर वेकेशंस कितनी हैं, अदर वेकेशंस कितनी हैं, उसके बाद जब हम उसको बैलेंस करते हैं ना तो अनफॉर्चुनेट वो आपस में मैच नहीं क्लैश कर जाता है। इसकी वजह से फिर इश्यूज बनते हैं। फिर उसके बाद जब शॉर्ट टाइम में अब फ्यूचर है बच्चे का, बच्चे के लिए तो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, एक उसका वक्त और एक उसने क्वालिटी ऑफ लर्निंग, कि किससे उसने सीखना है। इन मैं तो पेरेंट्स को ये मैसेज देता हूँ
कि इन दो चीज़ों पे आप कभी भी अपने बच्चे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ इस पे कॉम्प्रोमाइज ना करना, वक्त तो पर, ना अब वो क्वालिटी पर। अनफॉर्चुनेट सिलेबस नहीं हो रहा कंप्लीट, इदारे में नहीं हो रहा मॉर्निंग में, तो वो फिर बच्चा ये फिर कहता है कि एक ही मैंने तो हल है कि करना आप- है। आई होप यू रिमेंबर शुएब, हमारी जो मैथमेटिक्स की बुक होती थी उसमें अलजेब्रा के जो चैप्टर्स होते थे, Yes. मतलब वो चैप्टर नंबर 1 1.1 1.2 चैप्टर नंबर 1 वो सीरीज 7 तक चलती थी, ऐसे ही। फिर चैप्टर नंबर 2, मतलब आपका पूरा 7-8 जैसे सीजन नहीं आते चैप्टर, आपका अलजेब्रा ही नहीं खत्म होता था। बिल्कुल तो ऐसा। इसलिए फिर यू एब्सोल्युटली राइट सर, आपके इसके लिए फिर आपको ट्यूशन सेंटर से Tuition जाना center। पड़ता था टू कवर दैट सिलेबस। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप। और ये जो एजुकेशन सिस्टम में थोड़े से मसाइल हैं उसको कैसे हल किया जा सकता है उस पर आज थोड़ी सी कोशिश की गुफ्तगू करने की। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, फिर गुफ्तगू होगी ये साल कैसा रहेगा, सितारों का हाल बताने वाले क्या कहते हैं। मैंने मजाक किया है, ब्रेक ले बताऊंगा कौन है गेस्ट हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद एक ऐसी शख्सियत है हमारे साथ जिनकी बहुत सी खूबसूरत यादें पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ जुड़ी हैं। 1986, 1987 जब डेली मॉर्निंग ट्रांसमिशंस का आगाज़ हुआ तो शी वाज द वन जिन्होंने वो मॉर्निंग शोज़ किए। एक हफ़्ता आप करती थी और एक हफ़्ता मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब करते थे। हम बात करें क़ुर्रतुल-ऐन अली रिजवी साहिबा की, रेडियो के साथ भी मुंसलिक रहीं, एजुकेशनिस्ट हैं, यानी उस वक्त भी ताल्लुक़ था एजुकेशन से, आज भी ताल्लुक़ है। क्या ये ताल्लुक़ टूट गया, इस ताल्लुक़ को मिस करती हैं नहीं? आज हम उनसे इसी पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया और मेरी वाकई यादें ताज़ा की सुबह सुबह तो बुलाया। जरा थोड़ी सी मेमोरी रिकॉल कीजिए, 1986 में आप कहाँ पे होती थी पीटीवी के इस ऑफिस में? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एक करेक्शन, मैंने ही आपको इनफैक्ट ईयर बताया, लेकिन मेरा ख्याल है 88 था। वो यादें, वो यादाश्त को भी तो प्रॉब्लम हो गया ना तो मेरा ख्याल है कि 88 था। मैं आप बात कर रहे थे तो मुझे ख्याल है एनीवेज जो भी था 87 था, ये 88 था। हाँ, ये स्टूडियोज़ में भी हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए, लेकिन वो प्रोग्राम्स जैसे स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशंस या आपको बड़े ईद शोज़ या अवार्ड शोज़ वो यहाँ पर किए होंगे। लेकिन असल में जो हमारा DMT का डेली मॉर्निंग ट्रांसमिशन का स्टूडियोज़ था वो छोटा स्टूडियोज़ था ऊपर। उस वक्त न्यूज़ का वो होता था और उसमें ही एक तरफ न्यूज़ वाले लोग बैठे होते थे, एक तरफ हम बैठे होते थे और वहीं पे हम प्रोग्राम करते थे। लेकिन सुबह सुबह
हम बहुत जल्दी आते थे। आज जब आपकी गाड़ी ने मुझे पिक किया है तो मुझे मेरी बिल्कुल सुबह बहुत जल्दी आते हो और आज तो सोचने पे मजबूर थे जाएंगे ना जाए, इतनी बारिश हो रही थी। यादें फ्रेश हो जाती हैं। आज जैसे मैं आई तो 5-5:30 बजे, क्योंकि हमारे ज़माने में वो आप मुझे नहीं मालूम, अभी आपकी कई किस्म की ट्रांसमिशंस क्योंकि हो रही हैं तो इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारी ट्रांसमिशन जो है वो सुबह 7 बजे शुरू होती थी। अच्छा। क्योंकि बच्चों को हम एड्रेस करते थे स्कूल जाने से पहले। तो वो एक ख़ास हमारा सेगमेंट होता था जो मुसन्सर हुसैन तारड़ साहब उसमें बड़े पॉपुलर थे इनफैक्ट। तो वो हम करते थे और उसके बाद फिर ख़वातीन, फिर बुज़ुर्ग जो सीनियर सिटीजन्स, तो यूथ का जो सेगमेंट होता था जवानों से बच्चों से बात करना वो सुबह सुबह करते थे। और वो सुबह बच्चे फिर स्कूल चले जाते थे और हमारी ट्रांसमिशन जो है वो 8:15 बजे तक खत्म हो जाती। अच्छा, क्या सेगमेंट्स होते थे उस वक्त? यानी बच्चों की बात आपने की, ख़वातीन की और सीनियर सिटीजन्स की, लेकिन इन 3 फ्रेगमेंट्स के अलावा कोई प्रॉपर सेगमेंटेशन भी होती थी कि किसी नाम से? जी हाँ, दरअसल हमारे टाइम में जो जितने PTV के डिफरेंट स्टेशंस हैं, जैसे लाहौर है, पेशावर है, कराची है, वो अपनी कंट्रीब्यूशंस भेजते थे। उनके रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स आते थे। वो भी छोटे छोटे चंक्स होते थे। वो उसमें डिस्कशन भी होता था, उसमें स्किट्स भी होते थे, उसमें डिफरेंट बच्चों के लिहाज से भी बात होती थी। तो वो सारे चलते रहते थे। और हम बीच में लाइव करते थे, जैसे आपने हमें बुलाया तो ऐसे गेस्ट्स भी आते थे। और स्पोर्ट्समैन, डिफरेंट फील्ड, डिफरेंट गेस्ट। अब पाकिस्तान का मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में तो हम पूरी रात देखते थे। अच्छा, अब अपने इंटरेस्ट की बात है ना, मुझे क्योंकि इंटरेस्ट बहुत था क्रिकेट में, तो उसका फायदा होता था कि सुबह सुबह आके हम बात करते थे, जी रात को क्या हुआ, मतलब पाकिस्तान में तो रात होती थी, और उसको पूरे मैच को फिर वहाँ पे कोई क्रिकेटर आ जाते थे, कोई सीनियर एनालिस्ट आते थे तो उनसे बात होती थी। लेकिन ये है कि पॉलिटिक्स या करंट अफेयर्स नहीं था। और उसमें जस्ट सोशल इश्यूज पे बहुत बात होती थी। अच्छा कुरतुल्लाह साहिबा, अब हमारे यहाँ मॉर्निंग शोज में 2 किस्म का रवाज है। एक हमारे वो मॉर्निंग शोज है जो हमारे एंटरटेनमेंट के चैनल्स पर चलते हैं, जिसमें मोस्टली आप सोशल एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें एंटरटेनमेंट है, शादी ब्याह है, कुछ इस तरह की थीम्स हैं वो लेकर चल रहे हैं। एक हमारे मॉर्निंग शोज हैं जिसका एक पैटर्न सुबह पाकिस्तान भी है, मतलब आपको इंफोटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड करंट अफेयर पर जो इस पर पॉलिटिकल सिनेरियो है नेशनली इंटरनेशनली, उस पर भी लोगों को अवेयरनेस देना है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त हमारे माशरे को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, शादियों के अलावा और सांप के तमाशे और जादू के तमाशों के अलावा तो सोशल जो है वो भी एंटरटेनमेंट, यानी प्योर एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे दिल से पूछें तो मैं समझती हूँ कि ये जो स्टाइल है ना, क्योंकि सुबह के वक्त आप फ्रेश माइंड्स होते हैं, एंटरटेनमेंट या मौसीकी या शायरी, बहुत हम भी मतलब शायरी वारी से तो मदद लेते ही थे, लेकिन वो लेट इवनिंग के में मज़ा देते हैं ज़रा। सुबह में आपका दिल चाहता है कि आप हाँ कोई पते की बात सुन लें, कोई हेल्थ के बारे में, सेहत के बारे में बात सुने, बच्चों के लिए कोई उनकी नशोनुमा, तरबियत वगैरह वगैरह। तो उस वक्त फैमिलीज का मूड भी यही होता है, क्योंकि बच्चे जा रहे होते हैं, बच्चे तो कार्टून हम जरूर दिखाते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन मार्क, जब आपने कहा ना कि फैमिलीज का मूड ही होता है, बदकिस्मती के साथ, मतलब यानी कि हम चाहते हैं कि हम समेत वो तमाम हमारे इस वक्त बैठे हुए जितने भी मीडिया कलीग्स हैं जो कि मॉर्निंग शो परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि हम एक अच्छी सुबह एक पॉजिटिव मैसेज के साथ दें, लेकिन जो ये नाच गाने वाले या एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के मॉर्निंग शोज हैं, इनकी रेटिंग ज़्यादा, दैट मीन्स कि ऑडियंस ज़्यादा वहाँ पर इंगेज है। मैं समझती हूँ ऑडियंस को आपको मोल्ड करना पड़ता है, आपको लेकर चलना पड़ता है। जब हम लोग मतलब हम उसमें गाना गजल लेकिन बहुत तेज वाली चीजें नहीं दिखाते थे ना, सुबह का मूड जरा आराम से आपको देखे ना, हमारा क्या दिल चाह, हाँ हम एक अच्छी गजल सुबह सुन लेते हैं कि भाई जरा वो हो जाता है, अच्छी शायरी पढ़ लेते हैं। लेकिन एक तो सुबह का वक्त हमारे कल्चर में एक इबादत का वक्त है, सुबह सवेरे आप नमाज से फारिग हुए, घर का माहौल देखिए ना क्या होता है, तो हम तो बिल्कुल घर के माहौल के मुताबिक काम करते थे, यानी बुजुर्ग भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, ख़वातीन भी बैठे हैं, मर्द हजरात भी बैठे हैं, कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो एक फैमिली कल्चर से में ऑड लगे या वैल्यू सिस्टम जो है हमारा उससे कुछ बरक्स चीज़ लगे। तो ये बहुत एहतियात है और मैं समझती हूँ कि ये होनी चाहिए। मुझे तो कभी भी ये TRP की साइंस समझ नहीं आई है, लेकिन पता नहीं हमारे ज़माने में नहीं होती थी, हम तो बादशाह थे ना, एक PTV था
और हम तो रूल करते थे। अभी तो ये है कि आपको कंपटीशन है और ऑब्वियसली मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ कि आप लोगों के जो स्ट्रेसेस हैं वो बहुत मुख्तलिफ किस्म के हैं। अब स्ट्रेस है, बट मैं और ज़रियाब हम इस पर बिल्कुल ये राय रखते हैं कि आपने सही काम करना है और अच्छा काम करना है, रेटिंग आ जाएगी। हम रेटिंग की फिक्र ही नहीं करते, ऑनेस्टली हम नहीं करते रेटिंग की फिक्र। हमें मालूम है कि हमें जो करना है काम दिल मुतमईन होना चाहिए, टीम समझे कि एक अच्छा काम किया है, एक अच्छा आगाज किया, ताकि जब रात सोएं तो इस सुकून से सोएं कि एक कंट्रीब्यूट किया है। दैट्स अ वेरी गुड थॉट। मुझे खुशी हो रही है आपकी ये बात सुनकर कि आप लोग यंग लोग हैं और इस फील्ड में आप लोग एक तरह से कदम जमा चुके हैं, जमा रहे हैं, लेकिन आपकी अगर ये सोच है तो बहुत अच्छी है, यही होनी चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि ये वाकई में दुरुस्त का ये सोच होनी चाहिए। थोड़ा सा वापस उसी पर आते हैं। आप एक हफ्ता आप करती हैं शो, एक हफ्ता मुस्तनसर साहब करते थे शो, इकट्ठे शो करने के भी मौके मिलते थे आपको, स्पेशल ट्रांसमिशन, कैसी केमिस्ट्री थी? शुरू में बड़ी टेंशन थी कि देखिए मुस्तनसर हुसैन तारड़ के साथ काम करना आसान चीज़ नहीं थी, क्योंकि एक इस्टेब्लिश्ड नाम था, मैं एक बिल्कुल नया चेहरा थी, नया नाम थी। मैं रेडियो के पे काम करती थी, न्यूज़ भी पढ़ती थी और प्रोग्राम्स भी करती थी, स्क्रिप्ट राइटर भी थी, लेकिन टेलीविज़न पे मेरा वो पहला एक्सपोजर था। और एक्सपोजर भी इस तरह से हुआ कि मैं गई तो ख़बरें पढ़ने का ऑडिशन देने, मैं अंग्रेज़ी की खबरें पढ़ा करती थी रेडियो पाकिस्तान पे, तो मैं खबरों का ऑडिशन देने की गई थी। वो शाइस्ता ज़ैद हमारी आइडियल हुआ करती थी, उनको देख देख के हमने सीखा था, तो उसमें मैं गई थी। वहाँ पर अंग्रेज़ी की टीचर भी थी, तो बड़ा कॉन्फिडेंस था कि जी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है। तो खैर एनीवेज वहाँ पे जब गई तो ऑडिशन हो गया, लेकिन एक बुलेटिन होता था पीटीवी पर 6 बजे की खबरें। अब उसमें कितने लोगों, और 3-4 लोग ऑलरेडी पढ़ रहे थे और सब बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने कहा कि जी हमें आपका ऑडिशन तो हो गया लेकिन अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है, जब यहाँ से जाएंगी कोई खातून आगे पीछे होती हैं कि किसी वजह से भी, तो हम आपको जगह दे सकते हैं। हमने कहा चलिए ठीक है। तो जब मैं वहाँ गई तो खैर बस वो लंबी कहानी है, मगर मुख्तसरन ये कि किसी ने मेरा रेफरेंस दे दिया, क्योंकि रेडियो पे मैं उर्दू के यानी प्रोग्राम्स की कंपेयर भी थी और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखती थी एंड ऑल दैट। तो उन्होंने कहा कि जी ये लिख भी लेती हैं, बोल भी लेती हैं, तो इनको क्यों ना मॉर्निंग ट्रांसमिशन जो शुरू हो रही है उसके लिए ट्राई किया जाए। तो मुझे पहले उन्होंने, शुरू हो चुकी थी ट्रांसमिशन, हैड स्टार्टेड, मुस्तनसर साहब कर रहे थे, शुरू कर चुके थे, पायनियर वही थे, और मुझे एक सेगमेंट दिया गया आज का कॉलम के लिहाज से। तो वो जो इब्ने इंशा के और डिफरेंट कॉलम्स होते थे वो मुझे पढ़ना होता था, तो वो नरेशन थी बेसिकली, कोई इतना इंटरेस्टिंग काम नहीं था, लेकिन वो वक्त होता ना, आप कहते हैं अच्छा कुछ तो मिल रहा है, मिले, कुछ तो करूं। तो वो मैंने अभी 2-3 ही किए थे, तो दे पिक्ड मी अप फॉर द एंकर। तो उस वक्त मतलब ये नहीं कि अब जरा पाकिस्तान में पहनने ओढ़ने का कल्चर बड़ा चेंज हो चुका है, हम तो बड़े मैं तो बड़ा वेस्टर्न पहन के यहाँ पे बैठी हुई हूँ, लेकिन एक पीटीवी का एक ऑरा होता था कि आपने दुपट्टा इस तरह से कैरी करना है और आपने करना है। जिस वक्त आप अपने लिबास का इंतखाब करती थी, क्या माइंड में होता था, और वो शॉपिंग करना, किस किस्म के कलर्स पहना करती थी? मैं वैसे ज़िंदगी में बहुत लाइट कलर्स पहनती हूँ। अच्छा। अभी भी, उस वक्त भी, मतलब वो यंगर एज थी बहुत ज़्यादा, मगर तब भी मैं बहुत हल्के रंगों का मुझे शौक था, पेस्टल्स में ज़्यादातर। अच्छा। और बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर जैसे रेड, ऑरेंज मैंने नहीं पहने थे। तो जब मैं टीवी पे मैंने करना शुरू किया तो मुझे कैमरा मैन एक दिन कहा कि एक ही वाइट दुपट्टा पा गया। मैंने वो शिफॉन का बड़ा अपने ब्राइट कलर का कुर्ता पहना था, वाइट मेरे पास शलवार थी, ट्राउजर्स तो होते, शलवार पहनी थी, और वाइट मैंने बड़े कढ़ाई वाला किनारी लगी हुई दुपट्टा, क्योंकि दुपट्टा हम सर पे लेते थे। हाँ जी, तो वो पहना था। तो उसने मुझसे कहा कि ये क्या सफ़ेद दुपट्टा पहन के आ गई, और बहुत सी उन्होंने मुझे अलकाबाद से नवाजा। तो मैंने उसके बाद कहा कि अच्छा फिर क्या? उन्होंने कहा नहीं, ये तो कैमरा फ्रेंडली नहीं है, इसके ऊपर तो आप तो पता नहीं कैसी आ रही हैं, ये आ रही हैं, वो आ रही हैं, मतलब जितनी बातें वो मुझे सुना सकते थे उन्होंने मुझे सुना दी। रंग रूप के हवाले से सब कुछ कह दिया कि सफ़ेद दुपट्टे के साथ ये कोई है। तो खैर वो बहुत सीखा, पता चला वाकई, मतलब मजाक के अलावा ये लाइट्स के साथ आपको कैसे तैयार होना है, आपका मेकअप कैसा होना है, बिल्कुल शुरू में पता नहीं था। इसमें कोई कैमरामैन को बेहतर मालूम है, वो इसलिए गाइड करते हैं, वो गाइड करते हैं और बताते हैं, तो वो मजाक के अलावा मतलब वो सही, और वो बात फिर लगती है। जैसे अब ये जो ग्रीन कलर है ये नहीं पहनना, क्योंकि ग्रीन शायद बहुत चुभता है, लाइटर ग्रीन में जाना, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वो चीज़ें फिर वक्त के साथ साथ सीखी, लेकिन बस ये ज़रूर होता था कि कोई भी शॉपिंग करने जा रहे हैं तो ज़हन में टीवी है कि अच्छा अब ये कपड़े तो बना रही हूँ, अब ये कैमरे पे कैसे लगेंगे। हमारा भी यही हाल होता है। हाँ, तो ये ज़रूर होता था।
अच्छा, उसमें ये भी होता है कि आप अपनी वही ना, आपकी पर्सनल वार्डरोब पर्सनल रहती नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट योर टीवी। बिल्कुल। तो वो फिर आपको उस तरह से चीजें कंटिन्यू कर। अच्छा, जब क्योंकि डेफिनेटली आप उस दौर में पीटीवी आपने ज्वाइन किया जिस पर हम कहते हैं कि पीटीवी एक बादशाह हुआ करता था। अमूमन जब गेट टुगेदर्स होते थे, कोई शादी अटेंड करती थी, वहाँ पर लोगों का रिस्पांस कैसा होता था? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, हम तो फोकस ऑफ अटेंशन थे ना जी। अब आप हमें कहे तो हम भी फ्लिप करते रहते हैं ना चैनल्स, अच्छा यहाँ पे ये जी अगला देखो, चैनल्स भी और वो इतनी आदत हो गई है विच इज़ वेरी बैड। मतलब किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं हम लोग करते। मैं जनरल पब्लिक की भी बात कर रही हूँ, लेकिन हम लोगों को तो सब देखते थे, मजबूरी थी, उनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी, उन्होंने हमें ही देखना था। तो हम बहुत जल्दी पहचाने जाते थे ऑब्वियसली, और बड़ा एक प्रोटोकॉल, बड़ा वीआईपी, आपको पता है शोहरत का अपना एक मजा है, बिल्कुल ऐसे। तो वो था, डेफिनेटली था, बहुत अच्छा लगता था। कितना एंजॉय किया उस शोहरत के फेज को? नहीं एंजॉय तो किया, ये तो नहीं मैं कह सकती कि नहीं किया, लेकिन मैं क्योंकि इस्लामाबाद आपको पता है उस ज़माने में भी तो फिर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा नज़र आती है ना, वो तो शहर खामोशा होता था उस वक्त, तो बहुत खामोशी, बहुत कम गाड़ियाँ, कम लोग। तो लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मुझे कराची जाना था, क्योंकि मेरी ससुराल कराची में, तो मैं शादी होकर कराची गई, और मेरी सास को मुझे टीवी पर ही दिखाया गया था। ये है आपकी होने वाली बहू। मेरी नंदे यहाँ थी जिन्होंने बिल्कुल टिपिकल तरीके से रिश्ता तय हुआ था, बहुत ज़्यादा अरेंज्ड किस्म की शादी थी। तो उन्होंने जब शादी वादी देख लिया, मुझे पसंद कर लिया, तो अपनी अम्मा को जो बताया, अम्मा कराची से आती, उन्होंने कहा यहीं देख लिया आप ये है। तो खैर टू कट इट शॉर्ट, जब मैं कराची गई तो कराची शहर के डायनामिक्स उस वक्त भी डिफरेंट थे बिल्कुल। एक रश वाला शहर, लोगों के मिजाज, और वो मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो वहां जाके जो मुझे पजीराई भी मिली और जो एक रश लगा, वेलकम मिला, उसने मुझे थोड़ा सा, मतलब थोड़ा आदमी घबराता भी है ना, कि एयरपोर्ट पे जब मैं उतरी तो लोगों ने मैं उसमें फ़ोन बूथ में गई कि मैं अपने पेरेंट्स को, देयर वर नो सेल फोन्स ना, तो मैं फ़ोन बूथ में गई, तो मैंने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स को इतला कर दूं कि हम लैंड कर गए हैं ना, बिकॉज मेरे पेरेंट्स यहाँ थे, मेरे हस्बैंड साथ थे, वो बाहर खड़े हुए, उन्होंने कहा तुम। मैं फ़ोन बूथ में गई, अब मैं फ़ोन बूथ में फ़ोन कर रही हूँ और बाहर इतने लोग इकट्ठे होने शुरू हो क्या गया है, और उन्होंने कोई टक टक कर रहा है, कोई दूसरे को बता रहा है, और एक मेरे मियाँ क्योंकि इस कल्चर से इतने वाकिफ इसलिए नहीं थे कि वो सारी उम्र बाहर रहे थे, 17 ईयर्स के एज में, 18 ईयर्स में ही वेंट अब्रॉड फॉर स्टडीज एंड ही गॉट सेटल्ड ओवर देयर। तो वो तो देख के डर गए। एंड कराची अपने मतलब बहुत सारे जो पॉलिटिकल सोशल सिनारियोज हैं उनकी वजह से मसाइल रहते थे, तो वो घबरा गए। उन्होंने कहा पता नहीं कोई हमला होने लगा, क्या होने लगा, ये लोग क्यों इकट्ठे हो गए। उनको बिल्कुल नहीं अंदाजा था कि जिससे वो शादी कर रहे हैं वो एक सेलिब्रिटी है। तो खैर एनीवेज वो बड़ा मजा आया। इम्प्रेस हो गए जी, इम्प्रेस हुए कि डर गए? नहीं, दोनों मिक्स किस्म के। हनीमून का प्लान कैंसिल, जहाँ जाएंगे लोग पीछे पीछे आएंगे। हाँ, वहाँ काफी पीछे आते थे। मेरी सास कहती थी कि भाई ये सब रिक्शे वाले टीवी बहुत देखते हैं। तो कैमरास भी वो वाले होते थे कि जिसमें आपने रील डाली है और 56 दिन के बाद आगे आपको अपनी तस्वीर मिलेगी, उसमें से भी आधी जली हुई होती थी। हाँ, ये वाला एक्सपीरियंस। लेकिन वो आ गया था उसी वक्त इंस्टेंट वाला, वो जहाँ आप किसी जैसे आप शक्करबड़िया पे गए तो वो घूम रहे होते थे, वो वाला कैमरा लेके हाथ में, तो वो ठक करके खोल के आप उसी वक्त निकाल के आप। और आपके वाले टाइम में वो वाली पिक्चर्स का बहुत ज्यादा रिवाज था, जो पठानों वाले फ्रेम होते हैं, पीछे फूलदान खड़ा किया और तस्वीर ली। आपने कितनी दफा खिंचवाई है? नहीं, बहुत दफा। वो तो खींचते ही ऐसे थे ना, यदि आप ये कर दिया, सेट कर दिया, क्लिक करेंगे, मुस्कुराएं, स्माइल दें। तो अमूमन जो तस्वीरें होती थी वो आपको दरख्तों में नजर आती थी, फूलों के साथ नजर आती थी, और एक रिवाज होता था आप गार्डन में बैठे हुए हैं तो आपकी मतलब इन्हीं की तस्वीरें खींच रही। क्योंकि मैंने अपनी वालदा की शादी के बाद की तस्वीरें देखी ना, अम्मा की और ना उनकी एक दो कजन्स की आगे पीछे शादी हुई थी, तो दे लाइक मतलब लोग इकट्ठे हुए एंड दे वेंट टू ना लाइक रिवर साइड, तो वहां पे पत्थरों पर बैठकर और एक दूसरे का सादे जमाने थे भाई उस वक्त, ये थोड़ा था डिजिटल का जमाना। पोज का इतना पता नहीं था, तो पोज वैसे भी डिफरेंट थे। चलें बस लास्टली एक बात आपसे और पूछ लेते हैं, आपके मॉर्निंग शोज अगर आप देखती हैं तो कोई ऐसा शो जो पसंद हो, कोई ऐसा एंकर जो पसंद हो जिसमें आपको लगता हो कि स्पार्क है, बेहतर है? अभी के शोज जो हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी कि मुझे इतना टाइम, क्योंकि मैं वर्किंग लेडी हूँ, 8 बजे तो मैं घर से, उससे पहले एक हसल बसल होता है तो नहीं देखती, लेकिन ग्लिम्पसेस देखती हूँ। और मैं भी आप रास्ते में भी किसी बात से बात हो रही थी तो मैं उनसे कहती कि मुझे तो अपना पीटीवी अच्छा लगता है। थैंक यू। मतलब एक नॉर्म्स है, चाहे आप खबरें पढ़ने से लेकर एंकरिंग से लेकर हर चीज़,
तो शोर शराबा नहीं है, कुछ हमसे करीब है ना अभी भी, सीखा है आप लोगों से, और धीमा अंदाज है हमसे। वो चीखती हुई जो आवाजें हैं ऊंची ऊंची, और एक दूसरे को काट रहे हैं, दो कॉम्पेयर्स जो है, उसको काट रहा है उसको काट रहा है, वो वाला कल्चर हम नहीं इतना हमने और वो अच्छा लगता भी नहीं है। वो अच्छा नहीं लगता। मैं समझती हूँ कि वो ब्रॉडकास्टिंग के जो नॉर्म्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके खिलाफ है। एक अच्छा ब्रॉडकास्टर कभी दूसरे को बीच में कट नहीं करेगा। वो तो लगता है कि वहाँ पे कोई एक जंग हो रही, दो, अब जैसे आप दो बैठे हैं तो एक उस पे बोल रहा है, एक उस पे बोल रहा है, हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल खफा हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं, स्पेस नहीं देते। जैसे आपने कहा ना मुस्तंसर साहब वाज अ वेरी एस्टैब्लिश्ड पर्सन। तो जब मैं गई तो मेरा पहला ये रिएक्शन था कि मैंने इनको देखना है, मैंने इनसे सीखना है। तो मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं वो, तो बल्कि वो मुझे कहते थे वो बीबी कुछ बोल रहा है, उनका अपना टिपिकल लाहौरी स्टाइल था। तो उस वजह से बहुत कंफर्टेबल रहे हम लोग, और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे की इज्जत करना, ये हुस्न है। और यही सबसे बड़ी चीज़ है। फिर आप लर्न करते हैं। फिर हमने तारिक अजीज जैसे साहब से, अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बट बहुत बड़ा नाम, एक लेजेंड। तो उनके साथ जब मैंने पहला प्रोग्राम किया, 14 अगस्त थी, तो उन्होंने, अब तारिक साहब मतलब वो बहुत बड़ा नाम था, और मैं थर कांप रही थी। तो मुझे भी इसलिए कि मेरा भी एक अदबी ज़ौक़ था, मैं लिखती भी थी शायरी एंड ऑल दैट। तो वो जब मैं उनके साथ बैठी तो मेरी तो जान निकली हुई थी, और उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा बीबी आप पहले बोलेंगी या मैं बोलूंगा? मैंने कहा जी आप बोले। मैंने कहा आप बोले, ये तो उसूल है। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा नहीं आप शुरू करें। ओके, वाओ, आप शुरू करें। देखिए आप एक बड़े बड़े लोगों की ये निशानी होती है, ये पहचान होती है। बिल्कुल ऐसे। उन्होंने मुझसे कहा आप शुरू करें, और जब मैंने शुरू किया, मैं तैयारी बहुत करके गई थी, क्योंकि मुझे था कि तारिक अजीज के साथ ना मेरा लहजा, तलफ़ुज़, शेर, वजन, सब कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो मैंने ऐसे सेट, तो उन्होंने मुझे दाद दी, और उन्होंने अपना लाइव हम थे, और उन्होंने मुझसे कहा वाह बहुत खूब। तो बस दैट वाज द डे। जबरदस्त, इतनी खूबसूरत सी याद थी आपने जो शेयर की। ये वाकई होता है, सीनियर्स के साथ काम करते हैं, ये बड़ी खूबसूरत सी यादें हमारे साथ होती हैं। थैंक यू वेरी मच, इट वाज प्लेजर हैविंग यू। बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू मैम, थैंक यू। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। KASB K-Trade लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K-Trade ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस, और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASB K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। जी तो वेलकम बैक इन वेरी क्विकली, क्योंकि वक्त रह गया है इंतहाई मुख्तसर, इसलिए सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं अपने एस्ट्रोलॉजिस्ट की तरफ और जानते हैं कि कैसा रहेगा साल 2022। तो सामिया इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम, आई एम फाइन। इनको देखकर क्या लगता है इस हफ्ते मरी जाएंगी ये? लग तो रहा है। अच्छा, वो देख कर भी बताती हैं, ठीक है। अब अगला सवाल। अच्छा सामी, ये बताइए कि हम लोगों ने कोरोना की वजह से, पेंडेमिक की वजह से बड़ी मुश्किलात सही हैं 2 साल। क्या आने वाला ये जो साल है, बल्कि आ चुका है 2022, हम पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा सा नॉर्मल होगा? पाकिस्तान के लिए ये थोड़ा सा टफ ईयर है। अच्छा, कोविड पॉइंट ऑफ व्यू से स्टिल? हाँ, और अभी इन्फ्लेशन भी ऊपर जाएगा और काफ़ी महंगाई भी होगी, और ये साल गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा टफ है। ओके, ज़ाहिर है हालात टफ हैं, तो उससे निकलने के लिए गवर्नमेंट के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, लेकिन ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिनेरियो भी है उसमें भी थोड़ी सी खिचखिचाव है। अच्छा, और जो दवाई लेने गए थे वापस आएंगे? हाँ, वो आएंगे। अच्छा, ये वो मैं बता रही हूँ, वो आएंगे, दवाई लेकर आएंगे। उनके ना 19 जैन तक उनके जो सितारे हैं वो फेवरेबल हैं,
अगर वो इसको इससे फ़ायदा लेते हुए वो आ जाएं 19 जनवरी से पहले आ जाएं। हाँ, अच्छा, तो चीज़ें कुछ फेवरेबल हो जाएंगी और ठीक हो जाएंगी। बाद में फिर थोड़ी सी, लंदन वालों सुन लो, हमने बताया था। हाँ जी, फिर ना कहना खबर ना हुई। बाद में फिर थोड़ी सी टफ, फिर जाएंगे दवाई लेने? नहीं फिर अच्छा। नहीं, फिर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि अभी ये कि थोड़ी सी चीज़ें उनके लिए काफ़ी रिलैक्स हैं। वो आएँ और आकर अपनी चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करें। और ये भी बहुत चांसेस हैं कि जो उनकी फैमिली में से कोई बंदा है जो उनकी बहुत मदद करेगा और उनके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। अच्छा। सारे ज़मानती, वो बेटी भी हो सकती है, वो भाई भी हो सकता है, देखा ज़मानती, I told you। वो कोई भी हो सकता है और वो चाहेंगे कि मैं उसी इंसान को बहुत सारे इख्तियारात दे दूं। ये भी एक चीज़ है। और दूसरा ये है कि 19th के बाद फिर थोड़ी सी उनके लिए चीज़ें जो हैं कॉम्प्लिकेटेड ऑन एंड ऑफ होंगी, लेकिन पहले जैसी सिचुएशन थी वो नहीं रहेगी। चले वापस अब गवर्नमेंट पे आते हैं। आपने जो बात की मुश्किलात की, ओवरऑल ये साल मुश्किलात का रहेगा या फेजेस होंगे? अगर फेजेस होंगे तो वो क्या, कौन कौन से मंथ्स नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, मार्च तक तो टफ बहुत है। अच्छा, मार्च तक। फिर उसके बाद जो है अप्रैल मई में थोड़ा सा कोई मदद इमदाद के चांसेस हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और फेज़ आएगा जो वायरस का है। अच्छा, किस मंथ में? ये अक्टूबर, क्योंकि जो इस साल कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जो कि थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर की जो कि नहीं अप्लाई हो सकी, वो लोग लेज़ी हो गए या जो भी था, लेकिन 2022 में वो एक्टिव होंगे और दोबारा इस चीज़ को राइज करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा। ये है। अच्छा, अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी स्टार्ट होने जा रही, PSL सीजन 7। क्या उसके मैचेस मुतासिर हो सकते हैं? नहीं, स्पोर्ट्स में पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। बहुत आगे जाएगा। हाँ, यानी हम एक यही चीज़ अच्छी है। और ये बहुत अच्छी है, इस पे रहते हैं मेरा ख्याल है। इसका मतलब है जो हमारे दौरे हैं और जो दूसरे मुल्कों ने यहाँ पर आना है और जो PSL है, सब में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहने वाली है। और ये भी हो सकता है कि सोशल मीडिया से ऊपर की कोई चीज़ आ जाए। अच्छा, ये भी टेक्नोलॉजी टर्नओवर का ही है, जैसे आप देख रहे हैं फेसबुक इज मेटावर्स। जी, वो तो मेटावर्स हो गया। लेकिन अभी देखिए, अभी इस सारी चीज़ों से हट के एक और कोई डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी आएगी इस साल 2022 में। आप अगर नॉस्ट्राडामस की प्रेडिक्शंस भी उठा लें तो 2022 भी ओवरऑल एक ऐसा साल है जिसमें बहुत सारे चेंजेस ने आना ही आना है। मतलब अच्छा, आपने क्योंकि बहुत से चैनल्स पर प्रेडिक्शंस दी होंगी, जब आप अहाता कर रही थी, बहुत सारे उनको देख रही थी स्टार्स को, कोई से ऐसे 3 स्टार्स जिनको आप कह सकें कि इस स्टार्स के जो लोग हैं वो जरा आंखें और कान दोनों खुली रखें? ज्यादा हो जाए। हाँ, एक तो लिब्रा। अच्छा, आंखें और कान दोनों खुले रखें। हाँ, एंड दूसरा लिब्रा एंड एरीज, ओके। और स्कॉर्पियोज। ओके, लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड एरीज। ये वालों, जब ये शो खत्म होगा ना, फिर मैं आप लोगों को पूछ कर बताऊंगी। हाँ, और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो साल है थोड़ा सा हमें आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। ये वॉर का स्टार्टर भी हो सकता है फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग ईयर। तो इसलिए ज़्यादा पॉलिसीज बनाते हुए ये ख्याल रखना पड़ेगा, फॉरेन पॉलिसीज पर भी काफ़ी ज़्यादा इन्हिसार होगा। बिल्कुल। और ये जो वॉर के हम जो रीडिंग्स करते हैं और जो ये वो होती है ना डायरेक्शंस, नॉर्थ वेस्ट साउथ, और ये जो डायरेक्शंस हमें थ्रू प्लैनेट समझ आ रही हैं, ये रशिया की साइड से उठती नज़र आ रही है। ओके, ठीक है, चलें। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद जो हमारी रीडिंग्स हैं उसमें ये है कि जो हमारे कबीले के एस्ट्रोलॉजर लोग हम बैठते हैं, जब हम डिस्कशन करते हैं, उसमें ये है कि मोस्ट प्रोबेबली रशिया कोई कदम उठा लेगा। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ये लिंक कर दूँ कि रशिया अगर अटैक करता है या कुछ भी करता है तो ऑब्वियसली हम भी अफेक्ट होते हैं। लेकिन नॉस्ट्राडामस ने ये भी प्रेडिक्शन की थी कि इस 2023-22 उसने तो आगे पीछे ईयर 22 दिया था, लेकिन हम जो अब करीब आए हैं तो 24-25 में जो लेयर आसमान की फटती या जो भी नज़र आ रहा है वो किसी मिसाइल्स की वजह से हो रहा है। तो मिसाइल्स इज ऑलवेज द साइन ऑफ वॉर एंड सैटर्न इज द साइन ऑफ वेपन्स। ओके, तो वो भी अभी हमारे सर पर कंजंक्शन
बना रहा है। बस और मत डराएं प्लीज, बहुत ज्यादा डराना शुरू कर दिया आपने। नहीं, इट्स लाइक यू नो ये बेस्ट का मैं आपको बता रही हूं। अपने आप को तैयार रखना है। हाँ, ये बेस्ट की साइड से एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपने 3 स्टार्स बताए हैं, जो आंखें कान खुले रखें। और बाकी स्टार्स के लिए साल कैसा रहेगा, किसी और दिन हम बाकी स्टार्स से जरूर बात करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।